अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर साजिद अब्बास, डीवीएम यूआस लाहौर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं एलएडी एंड डीवीएम वेट टेक गाइड चैनल। आज का हमारा मौजू डेयरी फार्म डाटा मैनेजमेंट पे है, जिसमें हम डाटा को इंतहाई उम्दा ऑटोमेटेड एप्लीकेशन के ज़रिए मैनेज करेंगे और आप लोगों को ये सब अमली तौर पर करके दिखाएंगे। मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि इससे उम्दा ऑटोमेटेड एप्लीकेशन आपको कभी नहीं मिलेगी। तो आइए हम आपको एप्लीकेशन के इस्तेमाल की तरफ ले चलते हैं। हम अपनी ऐप को ओपन करेंगे। यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना नेम। यहाँ पे हम ईमेल पुट करेंगे और बेहतर ये है कि आप ईमेल जो है वो फार्म ओनर की ईमेल पुट करें। उसकी वजह ये है कि अगर कोई डॉक्टर वो फार्म छोड़कर किसी दूसरे फार्म पे मूव करना चाहता है तो ये डाटा जो ईमेल पुट करेंगे उसके ऊपर सेव हो रहा होता है, क्योंकि फार्म ओनर ने अपने पास ये डाटा हमेशा के लिए रखना होता है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे ईमेल फार्म ओनर की पुट की जाए, डॉक्टर अपनी ईमेल यहाँ पे पुट ना करे। अगर डॉक्टर अपनी ईमेल पुट करेगा यहाँ पे, और अगर डॉक्टर किसी दूसरे फार्म पे मूव कर जाता है तो उस फार्म का ये सारा डाटा ज़ाया करना पड़ेगा, क्योंकि उसका डाटा इस ईमेल के ऊपर सेव हो रहा होता है। और अगर वो किसी नेक्स्ट फार्म पे मूव करता है और वहाँ पे जाके उस फार्म का डाटा अपनी ईमेल पे सेव करना चाहता है तो पिछली वाली ईमेल जो है वो उसका डाटा ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आप फार्म ओनर की ईमेल पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैं ईमेल पुट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अपने डेयरी फार्म का नेम लिखेंगे और मेरे डेयरी फार्म का नेम है हराज डेयरी फार्म। यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, जिस तरह मैं अपना फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आप अपना अकाउंट के लिए पासवर्ड रखेंगे। पासवर्ड कोई भी 8 डिजिट्स का आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड शो भी कर सकते हैं कि आपने कौन सा पासवर्ड लिखा है, और ये इसको हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करेंगे और उसके लिए फिर से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 वही पासवर्ड दोबारा लिखना होता है। ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये मैच हो रहा है। अब आपने देखना है कि पासवर्ड मैच हो रहा है। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड लिखेंगे तो ये हमारा अकाउंट जनरेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम साइन अप कर देंगे। साइन अप के करते ही यहाँ पे ओनरशिप कोड आपसे मांगा जाएगा, तो आपने 4 डिजिट्स का कोई भी ओनरशिप कोड रख देना है। जिस तरह मैं अपने यहाँ पे 4 डिजिट का कोड रख रहा हूँ। ये यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आपका अकाउंट जनरेट हो जाएगा और आप इस पेज पे आ जाएंगे। अब हम यहाँ पे अपना डाटा ऐड करेंगे अपने फार्म का। तो डाटा ऐड करने के लिए हम प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अगर हम अपने एनिमल को ऐड करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम अपने फार्म की मिल्क प्रोडक्शन को ऐड करना चाहते हैं तो वो सिलेक्ट करेंगे। अब मैं यहाँ पे पहले एनिमल को ऐड करता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे अपने एनिमल की आइडेंटिफिकेशन के तौर पे पिक भी लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक लगा सकते हैं। आप कैमरे के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली पिक। अगर आप एनिमल की पिक के बगैर भी डाटा सेव करना चाहते हैं तो उसके बगैर भी डाटा सेव हो जाएगा। तो यहाँ से हम अपने एनिमल का टैग नंबर सेलेक्ट करेंगे। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4। और यहाँ आप जिस ईयर में डाटा सेव करना चाहते हैं ये करंट ईयर काउंट नहीं होगा। अगर आप करंट 2022 चल रहा है और अगर आप 2021 में डाटा सेव करना चाहते हैं तो ये उसमें भी हो जाएगा। तो आप जौन से ईयर में डाटा सेव करना चाहते हैं वो ईयर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट करूँगा 2022। तो यहाँ पे आप एनिमल का जेंडर सेलेक्ट करेंगे। अगर मैं मेल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे स्टेजेस आ जाती हैं। 2 स्टेजेस हैं, मेल काफ या फिर बुल। मैं मेल काफ सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आप मेल काफ की एज लिखेंगे, उसकी उम्र लिखेंगे। अगर यहाँ पे आप उम्र 3 लिख देते हैं तो आज से आगे जितना भी ये डाटा जाएगा आगे ये ख़ुद ब खुद उसको काउंट करता रहेगा। आज से आगे ये एज उसकी ऑटोमेटिकली काउंट होती रहेगी। इसमें फार्मूलाज सेट किए गए हैं।
तो इसके आगे मैं मज़ीद अगर डाटा ऐड करना चाहता हूँ तो ये लिख लूँगा। यहाँ पे मैं काफ की ब्रीड पुट कर दूँगा। तो ये ब्रीड मेरे पास है होल्स्टीन फ्रीजियन। तो उसके बाद अगर आपने एनिमल ख़रीदा है तो आप बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपका अपने फार्म का एनिमल है, आपकी अपनी गाय ने बच्चा दिया है, तो आप बर्थडे के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे किसी के भी ऊपर क्लिक नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ आपको एक डेमो देना था इसलिए। और यहाँ पे अगर आपने ख़रीदा है तो वो डेट पुट करेंगे जिस डेट को ख़रीदा है। अगर वो बर्थडे में था तो उसकी डेट ऑफ बर्थ पुट करेंगे। यहाँ पे कैलेंडर के ऊपर क्लिक करने से वो डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ जिस डेट को बच्चा पैदा हुआ है। तो यहाँ से आप ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद उस बच्चे का वेट लिखेंगे, जितना उसका वेट था। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे इसका वेट था 42 kg। उसके बाद आप यहाँ पे पर्पज़ ऑफ द एनिमल, तो यहाँ पे ये हमारा डेयरी पर्पज़ है, तो मैं यहाँ पे मिल्क लिख दूँगा। मिल्क पर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मेल है तो इसलिए मेल को मोस्टली बेच दिया जाता है, तो हम यहाँ पे बीफ भी लिख सकते हैं। अगर फ़ीमेल होती तो मैं यहाँ पे मिल्क लिखता, क्योंकि हमने उससे फ्यूचर में आगे मिल्क लेना था। उसके बाद आपने बच्चे को जिस पेन नंबर में लिखा हुआ है या जिस शेड में रखा हुआ है उस पेन का नंबर लिखेंगे या फिर उस शेड का नंबर लिखेंगे। मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बॉडी कंडीशन स्कोर है तो आप उसको बॉडी कंडीशन स्कोर देंगे। अगर एनिमल हेल्दी है, वीक बच्चा है, उसके लिहाज से आप कोई भी पॉइंट्स में भी बॉडी कंडीशन स्कोर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 ऐसे ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये सारा सिलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर मेरे पास फ़ीमेल थी तो मैं यहाँ पे फ़ीमेल के ऊपर क्लिक करूँगा। फ़ीमेल काफ है तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है, काफ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह उसकी डे ओल्ड एज लिखेंगे, जितने दिन का वो बच्चा है वो पुट करेंगे। और फिर मैं आपको बता दूँ कि इससे आगे आपके बच्चे की ये एज ख़ुद ब खुद कैलकुलेट होती रहेगी। आप 6 माह बाद भी डाटा उसका देखते हैं तो आपके पास वो डेज़ में एज कैलकुलेट होके आ जाएगी। आपको डेली बेस पे ये अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है एज को। तो यहाँ पे बिल्कुल आगे उसी तरह हमने डाटा पुट करना है। बाकी का अगर मैं हीफर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से हम उस हीफर का रिप्रोडक्शन स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। तो करंट रिप्रोडक्शन स्टेटस अगर वो ओपन है तो ओपन लिखेंगे, अनचेक्ड है अगर आपने उसकी इंसेमिनेशन कर दी है और अभी रिप्रोडक्शन स्टेटस नहीं चेक किया, उसकी आपने रेक्टल पल्पेशन नहीं की, तो फिर अनचेक्ड लिखेंगे। अगर आपने उसका रेक्टल पल्पेशन करके रिप्रोडक्शन स्टेटस कन्फर्म कर लिया हुआ है, वो प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट लिखेंगे। जो हीफर है वो फ्रेश नहीं हो सकती क्योंकि फर्स्ट पैरिटी है। उसके बाद आप बिल्कुल उसी तरह ऐड मोर डाटा के ऊपर क्लिक करके उसका डाटा पुट करते जाएंगे आगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने पहले पुट किया है। और अगर हमारे पास कौ है तो हम कौ के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम उस कौ का रिप्रोडक्शन जो करंट स्टेटस है वो सिलेक्ट करेंगे। वो हमारे पास कौ फ्रेश भी हो सकती है, ओपन भी हो सकती है, अनचेक्ड भी हो सकती है और प्रेग्नेंट भी हो सकती है। तो यहाँ से हम कोई भी रिप्रोडक्शन स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम उसको की पैरिटी या फिर लैक्टेशन नंबर लिखेंगे, जिसको हम सुआ भी बोलते हैं। उस एनिमल का सुआ लिखेंगे कि वो कौन से सुए में है, वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डेज इन मिल्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डेम भी बोल देते हैं, वो लिखेंगे। ये डेज इन मिल्क आप लिखेंगे मतलब आज 1 दिन हुआ है उसको बच्चा दिए हुए, 2 दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए, 3 दिन हुए हैं बच्चा दिए हुए, जो जितने दिन हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख देंगे। और इससे आगे आपका डेम भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहेगा। अगर आप 30 दिन के बाद इस कौ के टैग को क्लिक करके देखते हैं तो आपके पास उसका डेम 30 शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला लगाया गया है कि ये इसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करे। और बिल्कुल उसी तरह के ऐड मोर पे के क्लिक करके यहाँ पे आपने इस कैटल का अगर मज़ीद डाटा सेव करना है, कोई डाटा पुट करना है तो आप कर सकते हैं। ये सारा डाटा पुट करने के बाद आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा डाटा ये सेव हो गया है। और हमारा डाटा सेव होके कहाँ चला जाता है, ये आ जाता है हमारे पास हार्ड में। तो यहाँ पे हम हार्ड में देखते हैं। अगर आपको यहाँ पे ये 1 2 3 4 आ गया है जो मैंने अभी डाटा पुट किया था, साथ उसकी पिक भी आ गई है। अगर आपका डाटा यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो आप एक दफ़ा होम के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर हार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही हार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एनिमल आ जाएगा। और ये टैग नंबर सारे सीक्वेंस में आ रहे होते हैं।
एक अरेंजमेंट में आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपका सारा हार्ड का डाटा आएगा। यहाँ पे आप हार्ड के डाटे को अगर आप ईयर वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं 2021 का डाटा देखना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट करूँगा। मैंने 2021 का डाटा नहीं पुट किया हुआ तो इस वजह से मेरे पास डाटा डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है। अगर मैं 2022 का देखता हूँ तो ये मेरे फार्म का 2022 का डाटा है जो अभी मैंने कुछ पुट किया हुआ है, कुछ पुट करने वाला रहता है। उसके बाद आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अगर आप सिर्फ प्रेग्नेंट एनिमल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रेग्नेंट लिखने से सारे के सारे प्रेग्नेंट एनिमल्स आ जाएंगे। इसी तरह आप अगर फ्रेश लिखते हैं तो यहाँ पे आपके पास सारे के सारे फ्रेश एनिमल्स आ जाएंगे। इसी तरह आप अगर अनचेक्ड लिखेंगे तो यहाँ पे अनचेक्ड आ जाएंगे एक सीक्वेंस में टैग वाइज, आप ये देख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ओपन लिखना चाहते हैं तो आप ओपन एनिमल को शॉर्ट टाइम में यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि आपके पास कौन कौन से एनिमल्स ओपन खड़े हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये हमने फ़िल्टर बटन लगाया है, यहाँ से आप डाटा को फ़िल्टर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, 500, 600, 700, 1000, 2-3 हज़ार का डाटा भी है तो आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करके उसको चंद सेकंड में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे फ़िल्टर बाय ब्रीडिंग स्टेटस करेंगे और यहाँ से उसका हम स्टेटस सेलेक्ट करेंगे कि कौन से स्टेटस का हमने एनिमल फ़िल्टर करने हैं, हमें कौन से एनिमल चाहिए। मैं ओपन को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास सारे ओपन एनिमल्स फ़िल्टर होके आ गए हैं। अब अगर आप यहाँ से फ़िल्टर डाटा में से कोई फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास BCS सेलेक्ट होके आए, जो यहाँ पे एनिमल यहाँ पे ये आ गए हैं ना, फ़िल्टर डाटा जो आया है, इसके ऊपर अगर आप लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई करना है तो आप सिलेक्ट BCS यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे मैंने ओपन एनिमल्स का मोस्टली डाटा 2.5 में पुट किया हुआ है तो इस वजह से ये सारे के सारे एनिमल्स आ रहे हैं, वही टैग आ रहे हैं जो पहले ओपन में थे। अगर मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास कोई एनिमल भी नहीं आया, क्योंकि 3 BCS का मेरे पास कोई एनिमल भी नहीं था। अगर मैं 2.5 दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास वो सारे एनिमल्स आ जाएंगे ओपन में, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने डाटा पुट किया हुआ है इन तमाम एनिमल्स का जो BCS है वो 2.5 है। तो यहाँ पे हम क्यों करते हैं, यहाँ पे हम ग्रुपिंग करने के लिए मोस्टली BCS के लिहाज से डाटा को फ़िल्टर कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे एनिमल वीक होते हैं, जिनका BCS कम होता है, वो हम सॉर्ट आउट करके उनके अलग से ग्रुपिंग कर देते हैं। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। इसी तरह आप पेन नंबर वाइज भी डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे मैं पेन नंबर 4 का डाटा सेलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास पेन नंबर 4 के एनिमल्स आ गए हैं। यहाँ पे ओपन एनिमल्स भी आ गए हैं, प्रेग्नेंट एनिमल्स भी। अब अगर मैं यहाँ से देखना चाहता हूँ कि मेरे एनिमल का BCS दोबारा से मैं फ़िल्टर करता हूँ तो यहाँ से BCS आप फ़िल्टर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेग्नेंट एनिमल्स का जो BCS है वो 3 रखा हुआ है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं 3 के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सारे के सारे प्रेग्नेंट एनिमल्स आ जाएंगे। और अगर मैं यहाँ पे 2.5 क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ओपन एनिमल्स आ गए हैं। ये वो एनिमल्स हैं जो पेन नंबर 4 में, शेड नंबर 4 में ओपन खड़े हैं, और BCS 3 वाले ये वो हैं जो मेरे पास पेन नंबर 4 में प्रेग्नेंट एनिमल्स खड़े हैं। तो अभी कुछ डाटा क्योंकि पुट करने वाला रहता है, ये सिर्फ आपको डेमो के तौर पे दिखाना था तो इस वजह से ऐसा किया है। इसी तरह आप BCS के लिहाज से यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर मैं BCS 3 वाले एनिमल सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे अप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं मैंने उनका BCS 3 रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे जैसे ही अप्लाई करूँगा तो मेरे पास BCS 3 वाले सारे एनिमल्स, जितने भी हार्ड में एनिमल्स खड़े हैं, जिनका भी BCS 3 होगा वो सॉर्ट आउट होके आ जाएंगे। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं वो आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रेग्नेंट एनिमल्स का BCS मैंने 3 रखा हुआ है। इसी तरह आप BCS रेंज के लिहाज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास 2.5 से लेकर 3 BCS तक कितने एनिमल्स खड़े हैं, कौन कौन से एनिमल्स खड़े हैं, तो हम ये रेंज अप्लाई कर देंगे उसके लिए। और जैसे ही मैं यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास डाटा आ जाएगा। ये वो एनिमल्स हैं जिनका BCS 2.5 से 3 है। अब यहाँ पे मैंने प्रेग्नेंट एनिमल्स का BCS 3 रखा हुआ था तो वो सारे प्रेग्नेंट एनिमल्स भी आ रहे हैं, और यहाँ पे मैंने अनचेक्ड एनिमल्स का BCS 2.75 रखा हुआ था, तो वो भी आ रहे हैं, और ओपन एनिमल्स का 2.5 रखा हुआ था तो वो भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन भी हैं, प्रेग्नेंट भी हैं, अनचेक्ड भी हैं। ये वो एनिमल्स आ गए हैं मेरे डाटा में से सॉर्ट आउट होके।
जिनका BCS 2.5 से 3 है। तो आप इस तरह अपने एनिमल्स की ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप टैग नंबर वाइज भी सर्च कर सकते हैं, सिर्फ ब्रीडिंग स्टेटस के लिहाज से भी कर सकते हैं, और टैग नंबर वाइज भी। अगर मुझे टैग नंबर 75 अर्जेंट चाहिए, एकदम से देखना है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसकी सारी डिटेल आ रही होती है। ये उसकी पैरिटी है, लैक्टेशन नंबर है जो हमने पुट किया था, ये उसका डेज इन मिल्क है, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता रहता है। उसके बाद ये एवरेज मिल्किंग, ये आप लोगों को बाद में बताते हैं। जब हम जानवर की मिल्क प्रोडक्शन ऐड करते हैं अपने मिल्क प्रोडक्शन वाले डाटा में, तो शुरू वाले दिन से लेकर आज तक जितना भी डाटा हमने पुट किया होगा, जिस डेट पे आप ये देख रहे हैं, उस डेट तक उसका जितना भी एवरेज उसकी प्रोडक्शन होगी आपको वो यहाँ पे शो कर देगा। तो ये डेज कैरिंग काफ है, DCC भी इसको हम कहते हैं। ये वो दिन होते हैं जब हमने एनिमल को इंसेमिनेट किया था, जब हमने जानवर की AI की थी। ये हमने ब्रीडिंग सेक्शन में पुट किया हुआ है डाटा, वहाँ से ये उठा रहा है, तो ये भी ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। ये हमें बहुत सहूलत है, हम आसानी से देख सकते हैं। ये उसका पैन नंबर आ रहा है, यहाँ पे एनिमल का वेट पुट करते हैं तो वो आता है, वेट मैंने पुट नहीं किया हुआ। यहाँ पे जो हम बाकी डिटेल ऐड कर रहे होते हैं एनिमल्स की, उसकी बर्थ डेट, उसका जब हमने ख़रीदा था वो डेट, ओरिजिन एनिमल का क्या था, यहाँ पे जो ब्रीड मैंने ऐड की थी होस्टिन फ्रीजियन, वो शो हो रही है। अगर आप एनिमल की एज लिखते हैं तो आपको यहाँ पे एज भी शो होगी, एनिमल का BCS भी शो हो रहा है। अगर हम उसका एनिमल का डैम और सायर, मतलब उसकी माँ का नेम क्या था या उसकी माँ का टैग नंबर क्या था, उसके बाप का नेम या उसका टैग नंबर क्या था, तो वो भी आप जब डाटा में पुट करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये एनिमल की आगे डिटेल आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा हार्ड का काम तकरीबन मुकम्मल हुआ है। यहाँ पे आप टैग को एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी किस्म की कोई तब्दीली करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पे, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपने डिलीट करना है तो हमने एडिट करना है तो यहाँ पे आप एडिट कर सकते हैं। मेरा ये डाटा बिल्कुल सही है, मुझे यहाँ पे किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी, तो मैं वापस चला जाऊँगा। और अगर आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे अगर आप एडिट नहीं करना चाहते तो। अब हम यहाँ पे अपने एनिमल्स की मिल्क प्रोडक्शन को ऐड करेंगे, तो उसके लिए आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, और एक और तरीका भी है दूसरी साइड पे भी, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं अपना टैग नंबर लिखूँगा। सपोज कर लेते हैं मेरे पास टैग नंबर है टेट्रा 6। उसके बाद यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जिस डेट की आप मिल्किंग ऐड करना चाह रहे हैं उस एनिमल की। ये करंट डेट खुद ब खुद यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप उसका मॉर्निंग का मिल्क लिखेंगे। मॉर्निंग का मिल्क सपोज कर लेते हैं इसका 12 लीटर्स है। यहाँ पे आप उसका नून का मिल्क लिखेंगे। अगर 3 टाइम मिल्किंग हो रही है तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये 10 लीटर्स है, और यहाँ पे आप इवनिंग का मिल्क लिखेंगे। फिर से मैं इसको कर देता हूँ 11 लीटर्स। और यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ से टैग नंबर सेलेक्ट करते हैं, अगर आपका डाटा ब्रीडिंग सेक्शन में ऐड है, वो आगे चल के आपको बताता हूँ कि ब्रीडिंग सेक्शन में डाटा कैसे ऐड करना है। क्योंकि अब आप अगर वहीं पे खड़े खड़े डाटा ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हर एनिमल का लैक्टेशन नंबर याद रखना मुश्किल होता है। तो अगर आपका डाटा वो ब्रीडिंग सेक्शन में ऐड हुआ है तो ये लैक्टेशन नंबर यहाँ पे ख़ुद ब खुद आ जाएगा। सपोज़ कर लें यहाँ पे मैं अपना एनिमल का टैग नंबर 2 लिखता हूँ, तो मेरे टैग नंबर 2 का लैक्टेशन नंबर 1 है, और ये इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे टैग नंबर 8 लिखता हूँ तो मेरे 8 टैग एनिमल का लैक्टेशन नंबर 4 है, तो ये इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है। ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर हमने डाटा ब्रीडिंग सेक्शन वाले में ऐड किया हुआ है तो। और यहाँ पे हमने ब्रीडिंग सेक्शन में डाटा ऐड किया होगा तो ये ख़ुद ब खुद वहाँ से उसका लैक्टेशन नंबर फेच कर लेगा। यहाँ पे लैक्टेशन नंबर ख़ुद ब खुद आ जाएगा, ये हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम जिस ईयर में ये डाटा सेव करना चाह रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे, और वो ईयर सिलेक्ट करके इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा, और यहाँ पे उस एनिमल का टोटल मिल्क भी आ जाएगा और उसकी एवरेज भी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपका इस एनिमल का मिल्क सेव हो गया है। अगर आपने यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन देखनी है कहाँ पे सेव हो रही है, तो आप सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। यहाँ पे आपके एनिमल की मिल्क प्रोडक्शन आ रही होती है। तो अभी मैंने टैग नंबर 8 का मिल्क सेव किया था,
उसका पैरेटिव 4 वाला, तो ये उसका डाटा आ गया है। अभी जो मैंने सेव किया था यहाँ पे डाटा शो रहा होता है। यहाँ से आप यहाँ पे जितना भी डाटा शो हो रहा होगा वो उसी एक दिन का डाटा शो होगा। जैसे ही अगला दिन आएगा ये डाटा यहाँ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, ये कहीं जाता नहीं है, ये इसके बैकग्राउंड में सेव होता है, यहाँ से सिर्फ गायब हो जाता है। क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितने भी एनिमल्स आए हुए हों वो एक ही दिन के, जो आज के मौजूदा दिन के एनिमल्स हैं वो हमें शो होने चाहिए। अगर आप एनिमल्स का पिछला रिकॉर्ड भी देखना चाहते हैं तो आप उसका ईयर वाइज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैंने 2022 में डाटा ऐड किया हुआ है तो इसको सिलेक्ट करूँगा तो मैंने जितने एनिमल्स का ये मिल्क ऐड किया हुआ था पहले से वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे वो एनिमल्स आ रहे हैं जिनका मैंने मिल्क ऐड किया हुआ है। ये 8 नंबर भी आ गया जिसका मैंने मिल्क ऐड किया है, तो उसका टोटल भी आ रहा है, उसकी एवरेज भी आ रही है। अगर आपने मॉर्निंग में मिल्किंग की है और आपने मॉर्निंग का सिर्फ डाटा सेव किया हुआ है, अब आपने नून का, दोपहर का डाटा सेव करना है तो यहाँ आप एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने अगर मॉर्निंग का डाटा ऐड किया है तो फिर आप नून का डाटा ऐड करेंगे और इसको सेव करवा देंगे। और फिर इवनिंग के वक्त फिर इसी तरह एडिट करके आप यहाँ पे इवनिंग का डाटा लिखेंगे और इसको सेव करवा देंगे, तो ये हमारे पास सेव हो जाएगा। ये डाटा इसका ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जो आपने डाटा भी ऐड किया है। तो यहाँ आप ईयर वाइज इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं 2021 का डाटा सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास डाटा नहीं आया क्योंकि 2021 में डाटा एडिड भी नहीं है। मैं 2022 का ही डाटा देखता हूँ क्योंकि मैंने ये ऐड किया हुआ है। यहाँ से आप उसको सर्च करके किसी एक टैग को अगर आपने इमीडिएटली देखना है, फ़ौरन से देखना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये मैंने 8 सेलेक्ट किया है तो ये 8 आ गए हैं। अगर यहाँ पे मैंने सिर्फ 83 लिखना है तो ये 83 आ जाएगा मेरे पास टैग नंबर। यहाँ से आप यूँ भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने जल्दी में एनिमल का डाटा ऐड करना है तो यहाँ से हम एनिमल्स के मिल्क प्रोडक्शन की एवरेज देख सकते हैं। यहाँ से अगर आपने डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, ना डिलीट करना है ना एडिट करना है। यहाँ से आप उसकी एवरेज देख सकते हैं। एवरेज के यहाँ पे मुख्तलिफ हमने बॉक्सेस बनाए हैं, हर एक के ऊपर अलग से रेंज लगाई है ताकि हमें अपनी मिल्क प्रोडक्शन की एवरेज देखना आसान हो जाए। अगर आपने यहाँ पे करंट मंथ आ रहा है तो आपकी जो मौजूदा महीना चल रहा है उसकी एवरेज आ जाएगी। जितने भी दिनों का आपने डाटा ऐड किया हुआ है उनकी एवरेज आ जाएगी। यहाँ पे आप यूँ करेंगे तो ये एक महीने की एवरेज आ रही है मेरे पास। अभी ये मैंने कुछ दिनों का डाटा ऐड किया तो उनकी एवरेज आ रही है, टोटल भी आ जाएगा, एवरेज भी आ जाएगी। इसी तरह आप एक साल की एवरेज देख सकते हैं, एक हफ़्ते की एवरेज देख सकते हैं। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक डेट की एवरेज देखनी है और टोटल भी देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। जिस तरह मैं ये 2 अगस्त की देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं ओके करूँगा और कंटिन्यू करूँगा तो ये मेरे पास 180 लीटर आ रहा है। ये मैंने सिर्फ डेमो के तौर पे पुट किया हुआ था। यहाँ पे एक ही एनिमल के इस डेट को मैंने मिल्क प्रोडक्शन पुट की थी और इसी वजह से टोटल भी सेम आ रहा है और एवरेज भी सेम आ रहा है क्योंकि एक ही एनिमल की प्रोडक्शन यहाँ पे दर्ज की गई है। तो यहाँ से आप उसकी एवरेज देख सकते हैं। अगर आपने किसी एक डेट रेंज में देखनी है तो एक रेंज में अगर आपने देखना है तो यहाँ से हम डेट रेंज को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप वो डेट लगाएंगे। अगर मैं जुलाई 29 से देखना चाह रहा हूँ, 29 जुलाई से लेकर मैं देखना चाह रहा हूँ इसको अगस्त 2 तक का डाटा, यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा, रेंज अप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास टोटल प्रोडक्शन भी आ गई है। इस 29 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक की टोटल प्रोडक्शन भी आ गई है और मेरे पास ये उसकी एवरेज भी आ गई है। और ये मेरे पास 2022 का है, ये हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं 2021 का डाटा देखता हूँ तो ये गायब हो गया क्योंकि मेरे पास 2021 का डाटा ऐड ही नहीं है, तो ये 2022 का डाटा है। तो इसी तरह आप ईयर वाइज एवरेज भी देख सकते हैं। ईयर सिलेक्ट करके आप मंथ वाइज एवरेज भी देख सकते हैं, जो मंथ चल रहा है वो सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह 7 मंथ की मैंने कुछ दिनों की प्रोडक्शन ऐड की थी तो ये आ रही है। इसी तरह आप वीक वाइज भी एवरेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने वीक वाइज एवरेज देखनी है तो यहाँ पे जो ईयर का करंट वीक चल रहा होता है उसके मुताबिक आपको ये एवरेज देगा और करंट वीक जो ईयर का है ये ऊपर बता रहा होता है कि इस आज के दिन में जो इस साल का 2022 का करंट वीक है वो 31 है। तो मैं 31 में जाके इसका डाटा देखूँगा तो ये मुझे साल के इस वीक की एवरेज के बारे में बता देगा। तो ये मैंने कुछ
सपोज करके डाटा ऐड किया हुआ था, तो उसके मुताबिक ये एवरेज आ रही है। अगर मैं इसको 2021 में देखता हूँ तो ये फिर से गायब हो जाएगा, क्योंकि ये 2022 का डाटा था। तो इसी तरह आप अगर एक टैग नंबर की एवरेज देखना चाह रहे हैं, किसी एक कैटल की एवरेज देखना चाह रहे हैं, तो आप टैग नंबर वाइज उसकी एवरेज देख सकते हैं। यहाँ पे मैं टैग नंबर 2 पुट करता हूँ तो उसकी मेरे पास एवरेज आ जाएगी। उसका अभी तक मैंने जो मिल्क ऐड किया है वो टोटल 44 लीटर ऐड किया है, और उसकी एवरेज जो चल रही है वो 22 लीटर्स है 2022 के डाटे में। और इसी तरह अगर आप अपने फार्म की ओवरऑल एवरेज देखना चाह रहे हैं, तो आपके फार्म की ओवरऑल आपको एवरेज ये बता देगा। ये टोटल मिल्क यहाँ पे शो करेगा, और यहाँ पे आपके फार्म की एवरेज मिल्किंग शो करेगा कि आपका फार्म इस वक्त किस प्रोडक्शन में जा रहा है। ये आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो यहाँ पे आप मिल्क कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जिस तरह मोस्टली फार्म्स पे जो मिल्क होता है वो 13 TS के ऊपर हम सेल कर रहे होते हैं, तो यहाँ से आप अपने मिल्क की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका मिल्क 13 TS पे कितने लीटर्स बन रहा है और उसकी प्राइस क्या है। सपोज़ करते हैं मेरे पास 100 लीटर मिल्क है, उसकी फ़ैट 3.2 है, उसकी LR 26 है। यहाँ पे हम उसकी फ़ैट पुट करेंगे, यहाँ पे आप उसकी LR वैल्यू पुट करेंगे, लैक्टोमीटर रीडिंग जिसको बोलते हैं। यहाँ पे आप TS स्टैंडर्ड पुट करेंगे। अगर आप 13 पे देखना चाह रहे हैं, मोस्टली जो परचेज़ होती है वो 13 TS पे होती है। अगर आप 12 TS लिखेंगे उसके मुताबिक आपको कैलकुलेट कर देगा, अगर 11 लिखेंगे उसके मुताबिक कैलकुलेट कर देगा। तो मैं 13 TS यहाँ पे लिखता हूँ। उसके बाद अगर आप मिल्क की पर लीटर जो प्राइस है वो पुट करेंगे, सपोज़ मैं यहाँ पे 100 पुट कर देता हूँ, 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा। ये सॉलिड नॉट फैट इतना बन रहा है, हमारा 7.9 बन रहा है सॉलिड नॉट फैट, और टोटल सॉलिड्स जो बन रहे हैं वो 11.12 हैं, जबकि हमें 13 टोटल सॉलिड पूरे करने थे, 13 हमारे पूरे नहीं हुए। हमारी फ़ैट कम है, LR कम है, और हमारा 100 लीटर्स मिल्क था, जबकि 13 TS के मुताबिक हमारा 85 लीटर्स मिल्क बन रहा है, और उसकी जो प्राइस है वो 8,556.9 रुपये बन रही है। तो आप यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। अब आते हैं हम अपने सेक्शंस की तरफ। तो यहाँ पे मैं सेक्शन सेलेक्ट करूँगा। अगर हमारा कोई एनिमल बीमार हो जाता है तो उसको हमने उसका डाटा पुट करना है, तो हेल्थ में पुट करेंगे। यहाँ आप हेल्थ के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पे डिज़ीज़ आ गई है। अगर हमने डिज़ीज़ का उसका डाटा पुट करना है तो फिर इसको ओके करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एनिमल्स ऐड हुए हैं, हमने नया एनिमल ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एनिमल का टैग नंबर लिखेंगे, यहाँ पे एनिमल के साइंस एंड सिम्टम्स लिखेंगे जो उस एनिमल के आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने उसका ब्लड सैंपल का कोई टेस्ट करवाया है, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखेंगे कि वो अगर पॉजिटिव आया है तो पॉजिटिव क्या था। जिस तरह बेबीजिया पॉजिटिव होता है, थ्लेरिया पॉजिटिव होता है, आ सकता है। अगर आप लोगों ने उसका फीकल सैंपल का कोई टेस्ट करवाया है, अगर वो पॉजिटिव आया है, उसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हम उस लैब का नेम लिखेंगे जिस लैब से हमने टेस्ट करवाया है। डिज़ीज़ डायग्नोस्टिक लैब जो है हम उसका नेम लिखेंगे, और यहाँ पे हम अपना डायग्नोसिस लिखेंगे जो हमारा डायग्नोसिस आया है, और उस डिज़ीज़ की जो इटियोलॉजी थी, जो वजह थी, हम यहाँ पे वो पुट करेंगे। उसके बाद हमने उस एनिमल का जो ट्रीटमेंट किया है वो पुट करेंगे। यहाँ पे उस ड्रग के ब्रांड्स नेम यहाँ पे लिखते जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पे एनिमल को मिलॉक्सिकेम लगाया तो यहाँ पे डिक्लोस्टार, अगर लगाया तो डिक्लोस्टार भी लिख दूँगा। इंजेक्शन जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंजेक्शन डिक्लोस्टार। कोमा दे के अगर मैंने कोई और भी ब्रांड इस्तेमाल किया साथ, अगर मैंने कोई और इंजेक्शन यूज़ किया तो मैं उसका वो लिख दूँगा। इंजेक्शन टाइजेंट अगर मैंने यूज़ किया है वो लिख दूँगा। तो इस तरह आपने जितने भी ब्रांड्स यूज़ किए हैं वो यहाँ पे आप ब्रांड नेम में उन मेडिसिन के ब्रांड नेम यहाँ पे लिखते जाएंगे कोमा दे के। यहाँ पे स्पेस दे के अगर मैंने कोई और भी इंजेक्शन यूज़ किया है, जिस तरह ये मैंने कोई और लॉक्सिन इस्तेमाल कर लिया, होता तो नहीं है एक साथ दोनों, क्योंकि डिक्लोस्टार में भी एनसिड है और ये भी एनसिड है। मैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के तौर पे कह रहा हूँ। यहाँ पे ये लिख दिया। यहाँ पे आप ड्रग्स के ब्रांड नेम लिखते जाएंगे। यहाँ पे उन ब्रांड जो नेम हैं उनके तरतीब से सॉल्ट लिखते जाएंगे। जिस तरह डिक्लोस्टार में मिलॉक्सिकेम होता है,
और यहाँ पे कोमा देके मैं उसके टाइजेंट के अंदर टाइलोसिन प्लस जेंटामाइसिन है, तो यहाँ पे मैं प्लस जेंटामाइसिन तरतीब से, क्योंकि ऊपर मेरे पास टाइजेंट आ रहा था उसके अंदर ये साल्ट है, और उसके बाद लॉक्जेन में फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन है, तो यहाँ पे मैं ये लिख दूँगा फ्लूनिक्सिन मैग्लोमीन। तो इस तरह यहाँ आप उनके ड्रग्स के जो जेनरिक नेम है, जो साल्ट हैं, वो लिख देंगे। यहाँ आप तरतीब से उसका डोज लिख देंगे। अगर मैंने डिक्लोस्टार 25 ml लगाया है तो मैं वो लिख दूँगा। टाइजेंट मैंने 30 ml लगाया है तो मैं वो लिख दूँगा। उसके बाद अगर मैंने लॉक्जेन 10 ml लगाया है तो मैं वो लिख दूँगा। इस तरह आप उनके डोज लिख देंगे। उसके बाद रूट लिखना है कि आपने इंजेक्शन किस रूट से लगाए हैं। अगर मैंने डिक्लोस्टार IM लगाया है तो यहाँ पे मैं IM लिख दूँगा, और टाइजेंट भी IM लगाया है तो उसको भी IM लिख दूँगा। और अगर मैंने लॉक्जेन IV लगाया है तो यहाँ पे मैं IV लिख दूँगा। आप उनके यहाँ पे रूट लिखेंगे। यहाँ आप ट्रीटमेंट का टाइम सेलेक्ट करेंगे कि आपने AM में ट्रीटमेंट किया है या फिर PM में, वो सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने किसी एनिमल का प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है, यहाँ पे आप वो लिखेंगे। जिस तरह क्या होता है कि बाज़ औक़ात जिस तरह ये ब्लैक लेग आ जाती है अगर किसी फार्म के ऊपर, तो हम पेनिसिलिन को प्रोफिलैक्टिक के तौर पे तमाम एनिमल्स में लगा देते हैं जो हमारे पास हेल्दी एनिमल्स खड़े होते हैं, ताकि उनमें कोई इशू ना बने। अगर आपने प्रोफिलैक्टिक के तौर पे कोई उसका ट्रीटमेंट किया हुआ है तो आप यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरह ब्रांड नेम, दवाई का जो कंपनी का नेम है वो लिखेंगे, उसका साल्ट का नेम लिखेंगे, उसकी डोज लिखेंगे, उसका रूट लिखेंगे, और जो डॉक्टर जानवर का ट्रीटमेंट कर रहा है उस डॉक्टर का नेम लिखेंगे। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉक्टर साजिद अब्बास, और यहाँ आप ईयर लिखेंगे जिस ईयर में आप डेटा सेव करना चाह रहे हैं। मैं 2022 में कर रहा हूँ तो ये लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में आप कोई भी और चीज़ लिखना चाहते हैं, जिस तरह आपका एनिमल कुछ हद तक रिकवर हो चुका है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिकवर्ड बाय 50% आपका एनिमल रिकवर हो गया है, तो आप यहाँ पे ये लिख देंगे डिस्क्रिप्शन में। और आप अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यहाँ आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने टैग नंबर नहीं पुट किया था, इस वजह से डाटा सेव नहीं हुआ। ये मैंने टैग नंबर पुट कर दिया, सेव के ऊपर क्लिक किया तो ये साइन सिम्टम एम्प्टी हो गए थे, ये मैंने नहीं लिखे। ये ज़रूरी है साइन सिम्टम्स लिखना, तो ये मैं सिंपली ऐसे ही पुट कर देता हूँ। ये बॉक्सेस ज़रूरी हैं क्योंकि आप हेल्थ का डाटा ऐड कर रहे हैं, तो डायग्नोसिस भी उसका ज़रूरी है। आपने क्या डायग्नोज किया है, इटियोलॉजी में क्या था, ये लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा ये सेव हो जाता है। यहाँ पे फीकल रिज़ल्ट को ये सही तरह क्लिक नहीं कर रहा। तो ये आपका डाटा सेव हो गया है। यूँ करने से ठीक है। आपने ये सारी बॉक्सेस फिल करनी है क्योंकि कुछ बॉक्सेस बीच में से एम्प्टी थे, खाली थे, तो इस वजह से ये सेव नहीं हो रहा था। क्योंकि साइन सिम्टम्स भी लिखना ज़रूरी है, आप हेल्थ का डाटा पुट कर रहे हैं, ब्लड सैंपल टेस्ट रिज़ल्ट भी लिखना ज़रूरी है अगर आपने करवाया है तो। अगर नहीं करवाया तो हम यहाँ पे नील लिख सकते हैं। फिकल सैंपल का भी नहीं करवाया तो यहाँ पे नील लिख सकते हैं। अगर आपने कोई लैब टेस्ट नहीं करवाया तो यहाँ पे नील लिख देंगे। जो डायग्नोसिस आपने किया वो लिखेंगे। अगर जो भी आपने किया तो यूँ आपका डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास सेव है। अब अगर यहाँ से आपने जहाँ पे जो रेड कलर शो हो रहा है वो अनरिकवर्ड एनिमल्स हैं और जो ग्रीन शो हो रहा है वो रिकवर्ड एनिमल्स हैं। यहाँ पे आपका अगर एनिमल रिकवर हो गया है तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं इसको। अगर एनिमल रिकवर हो गया तो मार्क एज रिकवर्ड कर देंगे तो ये आपका ग्रीन हो जाएगा। तो जिस तरह ये टैग नंबर 2 ग्रीन आया हुआ है। अगर आपका फिल फॉर यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप एक दफ़ा होम पे आएंगे डाटा को रिफ़्रेश करने के लिए। यहाँ पे हेल्थ के ऊपर आप दोबारा से आके देखेंगे तो वो ग्रीन हो चुका होगा। जैसा अभी मैंने 3 नंबर पहले रेड था, अभी मैं वहाँ से रिफ़्रेश करके आया हूँ तो ये ग्रीन हो गया है। तो अब ये रिकवर्ड एनिमल्स में आ गया है।
यहाँ पे ये आपके एनिमल अनरिकवर्ड खड़े हैं, ये वाले दो 1 2 3 4 जो भी मैंने डाटा ऐड किया था। यहाँ से आप ईयर वाइज डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने किसी डाटा को देखना है, किसी भी ईयर का डाटा देखना है, 2021 का डाटा नहीं है, इस वजह से शो नहीं हो रहा, ये ईयर वाइज डाटा हो गया। यहाँ से आप किसी भी टैग नंबर को अगर एट वंस देखना है तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हेल्थ का सेक्शन है। इसी तरह आप जैसे ही उसको सेव करेंगे तो वो अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। हेल्थ के ऊपर आप दोबारा आएंगे डिवर्मिंग के ऊपर, तो यहाँ पे डिवर्मिंग में हम इसको डाटा ऐड करेंगे। यहाँ पे आप, क्योंकि डिवर्मिंग हम पूरे हार्ड की कर रहे होते हैं मोस्टली, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टैग नंबर की रेंज लिखेंगे। तो यहाँ से आप रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैंने 1 to 500 किया है तो मैं 1 to 500 सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आपने पेन नंबर, यहाँ पे आप ऑल भी लिख सकते हैं। आपने जो डिवर्मर यूज़ किया है उसका ब्रांड नेम लिखेंगे, उसका जो साल्ट था वो लिखेंगे, जो भी उसका साल्ट था। यहाँ पे आप आपने जितनी डोज दी है पर एनिमल वो लिखेंगे। अगर आपने ओरली दिया है या आपने सब कट लगाया है या आपने IM किया है, जो भी रूट है उसका वो लिखेंगे। बाद वक़्त क्या होता है कि किसी डिवर्मर से रिएक्शन हो जाता है। अगर कोई रिएक्शन आ गया है किसी एनिमल के ऊपर एनी इशू में, आप वो उसका रिएक्शन लिख देंगे। अगर किसी डिवर्मर का रिएक्शन आया है तो मेडिसन ने रिएक्शन कर किया है तो, और उस रिएक्शन के बाद आपने जो उसका ट्रीटमेंट किया है उस एनिमल का जिसका रिएक्शन हुआ है, तो आप उस एनिमल का यहाँ पे ब्रांड नेम आप लिखेंगे। उस जो भी ट्रीटमेंट किया है उसका मेडिसन का कंपनी का नेम लिखेंगे। यहाँ पे आप जेनरिक नेम लिखेंगे, जो आपने उस ब्रांड नेम के अंदर जो साल्ट है यहाँ आप उसकी डोज डालेंगे। यहाँ पे आप उसका रूट लिखेंगे, जो आपने ट्रीटमेंट किया उसका रूट, और जो ट्रीटमेंट आपने जिस टाइम पे किया उसका ये सिलेक्ट करेंगे AM PM। यहाँ पे जिस डॉक्टर ने डिवर्मिंग किया या ट्रीटमेंट किया उसका नेम पुट करेंगे, और जिस ईयर में आप डाटा सेव करना चाह रहे हैं वो ईयर लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप अगेन से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पे आप लेबल पिक भी लगा सकते हैं। आपने अगर डिवर्मर की लेबल पिक लगानी है तो अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि मोस्टली हम डिवर्मर की जो पिक होती है वो सेव करके रखना चाहते हैं, डिवर्मर की भी और वैक्सीनेशन की भी। यहाँ पे मैंने पहले कुछ ऐड किया हुआ है, मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। तो ये जिस तरह मैंने एक पिक ऐड की हुई है, तो इसी तरह आप अपने डिवर्मर की मेडिसन की पिक लेके उसकी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप अगेन से इसको यहाँ से ईयर वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं यहाँ से हेल्थ में से ही अब आगे वैक्सीनेशन पे, बिल्कुल सेम उसी तरह जिस तरह हमने डिवर्मिंग का किया है इसका भी डाटा हमने सेव कर लेना है, और इसकी भी आप वैक्सीनेशन की भी पिक सेव कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं कलिंग की तरफ। यहाँ पे अगर हमने कोई एनिमल सेल कर दिया है तो कलिंग में हम वो एनिमल रखते हैं। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, प्लस को क्लिक करेंगे, यहाँ पे उस एनिमल का टैग नंबर लिखेंगे, यहाँ पे वो डेट लिखेंगे, जिस डेट को सेल किया है वो प्राइस लिखेंगे, जिस प्राइस पे हमने एनिमल सेल किया है उसका ईयर पुट करेंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप उसकी रीज़न बताना चाहते हैं क्योंकि क्यों सेल किया है, उसका कोई इशू था वो लिखना चाहते हैं, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो आप लिख के इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डाटा सेव हो जाएगा। जिस तरह ही मेरे पास कुछ पहले सेव हुआ है कलिंग का, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ईयर वाइज इसको अगेन ये फ़िल्टर कर सकते हैं। इस ईयर का डाटा नहीं है मेरे पास, तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी टैग नंबर को। तो ये 78 नहीं है, टैग नंबर 34 कर लेते हैं, तो ये टैग नंबर 34 आ गया है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे डेथ की तरफ। अगर किसी एनिमल की डेथ हो जाती है तो उसका डाटा ऐड करना है, तो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पे टैग नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे जिस डेट को डेथ हुई है, इनिशियल डेट ऑफ इलनेस जिस डेट को जानवर बीमार हुआ था वो लिखेंगे, और जितने दिन बीमार रहा है उसका पीरियड लिखेंगे। कोई एनिमल 3 दिन बीमार रहा है, 4 दिन, 5 दिन, वो लिखेंगे। उस बीमारी की साइन सिम्टम्स लिखेंगे, जो भी बीमारी थी जानवर को। अगर जानवर मर गया है, क्योंकि हम डेथ का यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, तो उसका एंटीमार्टम जो लीजन्स हैं, जो आपने उसके पोस्टमार्टम से पहले कुछ लीजन्स देखे हैं, जब आप विजुअल ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं वो लीजन्स देखेंगे। उसके बाद आपने एनिमल का पोस्टमार्टम किया है तो आप उसके पोस्टमार्टम में यहाँ पे लीजन्स लिखेंगे, और जो आपने डिजीज़ डायग्नोज किया है जिसकी वजह से एनिमल की डेथ हुई है वो लिखेंगे, और यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे जिस ईयर में डाटा सेव करना चाहते हैं। और अगेन से कोई अपने से कोई चीज़ लिखना चाहते हैं
कोई अपने रिमार्क्स देना चाहते हैं तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो डाटा सेव हो जाएगा। यहाँ से आप अगेन से इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं और इसको एडिट भी कर सकते हैं। ईयर वाइज आप डाटा यहाँ से सर्च कर सकते हैं और आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं डाटा को। तो यहाँ से आप डाटा सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह ये 31 है मेरे पास, ये 31 आ गया। तो आप एडवांस अगर डाटा तक पहुँचना चाहते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं डेस्क के बाद काफ हेल्थ सेक्शन। काफ हेल्थ सेक्शन में हमने ये काफ का एक अलग से हेल्थ का सेक्शन बना दिया है। तो इसमें भी बिल्कुल उसी तरह आपने इसको फिल करना है जिस तरह आपने हेल्थ का सेक्शन बाकी एनिमल्स का फिल किया है। ये सिर्फ एक काफ के लिए अलग से सेक्शन हमने बनाया है ताकि काफ का रिकॉर्ड ही हेल्थ का हमारे पास अलग हो। तो इस वजह से आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे काफ हेल्थ में। अब हम आते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ जो कि हमारा ब्रीडिंग सेक्शन है। इसको ओपन करते हैं। ब्रीडिंग सेक्शन में हमने बहुत ही अहम चीज़ें डाली हुई हैं, आप देखेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। यहाँ पे हम डाटा ऐड करते हैं। फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये है टेट्रा6, इसकी टैग नंबर लिख देंगे। उसके बाद उसकी पैरिटी लिखेंगे, उसका मतलब सुबह कौन सा है या फिर लैक्टेशन नंबर। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ ये लैक्टेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद यही वो पैरिटी है जिसको हम मिल्क प्रोडक्शन में फैच करवा रहे होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्शन में ऑटोमेटिकली आ रही होती है। यहाँ पे जो टैग नंबर होगा और जितनी आपने उसकी पैरिटी डाली होगी, जैसे ही आप ये वाला टैग नंबर वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन में लिखेंगे उसकी ये वाली पैरिटी ऑटोमेटिकली वो यहाँ से उठा लेगा। यही वो पैरिटी थी जो हम वहाँ पे ला रहे थे। उसके बाद TBRD लिखेंगे। TBRD का मतलब होता है टोटल ब्रेड। आपने एक एनिमल को कितनी बार इंसेमिनेट किया है कंसीव होने से पहले। फ़र्ज़ कर लें मैंने एक एनिमल को एक दफ़ा इंसेमिनेट किया है, उसने कंसीव नहीं किया, वो रिपीट हो गया है, उसकी TBRD 1 काउंट हो गई है और वो दोबारा हीट में आ गया है, उसको मैंने दोबारा से इंसेमिनेट कर दिया है तो अब उसकी TBRD 2 हो गई है। और उसने दूसरी बार भी कंसीव नहीं किया, तीसरी बार फिर से हीट में आ गया और मैंने फिर से इंसेमिनेट कर दिया है तो अब उसकी TBRD 3 हो गई है। इसी तरह जिस तरह एनिमल हीट में आता रहेगा आप उसकी TBRD यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा कि ये हमें बताएगा कि हमारा एनिमल कितनी बार रिपीट हो चुका है या हमारा एनिमल कौन सा ऐसा एनिमल है जिसका कंसेप्शन रेट अच्छा है, जो पहली ही TBRD पे कंसीव कर जाता है, और कौन सा एनिमल हमारे पास रिपीटर खड़ा है। तो यहाँ पे हम इस ट्रस्ट डेट लिखेंगे जिस डेट को एनिमल हीट में आया है, और यहाँ पे हम इस ट्रस्ट टाइम लिखेंगे। यहाँ पे मैं ये TBRD 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे इस ट्रस्ट डेट में डाल देता हूँ मई 4, 2022 की, और यहाँ पे इस ट्रस्ट टाइम में मैं AM कर देता हूँ। और अगर आपने एनिमल की AI की है और साथ कोई हार्मोन लगाया है, जिस तरह हम हार्मोन लगाते हैं ताकि अगर ओव्यूलेशन किसी एनिमल की डिले हो रही है तो जल्दी ओव्यूलेशन हो जाए, कंसेप्टाल वगैरह लगा देते हैं उसके लिए। तो मतलब जो भी आपने कोई हार्मोन लगाना है तो आप वो लिख सकते हैं। मैंने कोई हार्मोन नहीं लगाया तो मैं ये नील कर दूँगा, इसको भी नील कर दूँगा। यहाँ पे आपने उस हार्मोन का ब्रांड नेम लिखना है जो ब्रांड आपने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे उसके अंदर जो साल्ट है वो लिखना है। यहाँ पे आपने डोज लिखनी होती है तो मैंने कोई नहीं लगाया तो उसका डोज भी नहीं लिखूँगा। यहाँ पे आपने रूट लिखना होता है कि आपने IM लगाया है या IV लगाया है, तो मैं यहाँ पे इसको भी नील कर देता हूँ क्योंकि मैंने कोई भी नहीं लगाया। बाद औक़ात क्या होता है कि हम एनिमल की हीट चेक करते हैं तो हमारा एनिमल जो होता है ना वो पायोमेट्रा में होता है, अंदर से रेश आना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके हीट चेक करने पे कोई एनिमल का इशू आया तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे, और तब हम AI तो नहीं करेंगे, उस एनिमल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो उस ट्रीटमेंट में आपने जो मेडिसिन इस्तेमाल किया वो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं एनी इशू में नील कर देता हूँ क्योंकि मैंने हीट चेक किया है, कोई इशू नहीं आया। और यहाँ पे अगर आपने कोई ट्रीटमेंट किया है, फ़र्ज़ कर लें जानवर का रेशा आ रहा था, आपने उस रेशे का पायोमेट्रा का ट्रीटमेंट किया है, तो यहाँ पे आप उस मेडिसिन का ब्रांड नेम लिखेंगे बिल्कुल जिस तरह हम पहले करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोई मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की तो नील कर देता हूँ। और यहाँ पे आप उसका जेनरिक नेम लिखेंगे, उस मेडिसिन के अंदर जो साल्ट है वो लिखेंगे। यहाँ पे आप डोज लिखेंगे तो डोज भी मैं नील कर देता हूँ, रूट भी नील कर देता हूँ। यहाँ पे आप AI डेट लिखेंगे तो हमने मई 4 की स्ट्रेस डेट लिखी थी तो मई 5 की मैं AI डेट कर देता हूँ। यहाँ पे AM में ही AI कर देता हूँ। यहाँ पे हम डॉक्टर्स नेम लिखेंगे जिस डॉक्टर ने यहाँ पे की है AI, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना नेम।
डॉक्टर साजिद अब्बास। यहाँ पे हम बुल नेम लिखेंगे, जो बुल हमने यूज़ किया है, जिस बुल का सीमन यूज़ किया है। तो मैं यहाँ पे ये मूला लिख देता हूँ। यहाँ पे हम स्ट्रेस ट्रेंड लिखेंगे कि एनिमल नेचुरल हीट में आया है या फिर आपने कोई प्रोटोकॉल लगाया है। तो ये नेचुरल हीट में आया तो हम ये लिख देंगे। यहाँ पे हम सीमन टाइप लिखेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे क्या सीमन टाइप में आपने सेक्स्ड सीमन इस्तेमाल किया है या फिर कन्वेंशनल सीमन इस्तेमाल किया है। तो ये सेक्स्ड सीमन था। उसके बाद RP/बाई को आपने बाद में फिल करना है, जब उस एनिमल की आप रेक्टल पल्पेशन करेंगे और वहाँ पे आप रेक्टल पल्पेशन की डेट डालेंगे। जैसे ही आप रेक्टल पल्पेशन की डेट डालेंगे और DCC होता है डेज कैरियंग काफ, मतलब एनिमल कितने दिन का प्रेग्नेंट हो गया। फ़र्ज कर लेते हैं मैं इसकी सपोज डाटा है, तो यहाँ पे RP भी मैं कह देता हूँ कि मैंने RP कर दी है। तो उस डॉक्टर का नेम लिखेंगे जिसने RP की है और RP डेट डाल देंगे। मैं RP डेट आज की ही डाल देता हूँ। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद आपको जितने दिन के ऊपर एनिमल प्रेग्नेंट था इस डेट को वो आपको ख़ुद ब खुद कैलकुलेट करके दे देगा। आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आप पहली दफ़ा डाटा ऐड कर रहे हैं तो यहाँ से आप उसका ब्रीडिंग स्टेटस खुद सिलेक्ट करेंगे। अगर आप डाटे को अपडेट कर रहे हैं तो उसमें ये ब्रीडिंग स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज होगा। जैसे ही आप जानवर की कामिंग डेट लिखेंगे और उसका डिम अप टू 45 डेज़ होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग स्टेटस फ्रेश आ जाएगा। अगर आपने आपके एनिमल का जो डिम है मतलब डेज़ इन मिल्क वो 45 से ज़्यादा हो गया है, 45 से ज़्यादा है और अभी तक आपका AI का बॉक्स खाली है तो यहाँ पे आपके एनिमल को वो ओपन शो करेगा। और अगर आपके एनिमल का डिम जो है वो 45 से ज़्यादा है, AI बॉक्स भी फिल है और RP वाली डेट जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपके एनिमल का ब्रीडिंग स्टेटस अनचेक्ड शो करेगा। तो ये यहाँ पे ब्रीडिंग स्टेटस ऑटोमेटिकली इन 3 कंडीशन में चेंज होता रहेगा, आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आपने RP कर ली है तो उसके बाद आपको ब्रीडिंग स्टेटस यहाँ पे मैनुअली लिखना होगा, क्योंकि वो एनिमल कंसीव कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। उसके बाद हम यहाँ पे ये DCC देखते हैं। तो ये DCC ख़ुद ब खुद कैलकुलेट करता है। DCC है क्या, ये डेज़ कैरियंग काफ है कि हमारा एनिमल कितने दिन का प्रेग्नेंट हो गया है। ये ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, ये ऑटोमेटिकली आगे काउंट करता रहेगा। आपको यहाँ से डेली बेस पे काउंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें फार्मूलाज लगे हुए हैं वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देते हैं। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक्सपेक्टेड जो एनिमल की कामिंग डेट बनती है वो आ जाएगी। जिस तरह गेस्टेशन लेंथ कहो कि 280 डेज़ होती है तो 280 डेज़ के हवाले से हमने यहाँ पे एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे आपने जैसे ही क्लिक करना है वो ऑटोमेटिकली कामिंग एक्सपेक्टेड कामिंग डेट जो है वो फैच कर लेगा। यहाँ पे RDC का मतलब होता है रिमेनिंग डेज़ इन कामिंग, मतलब बच्चा देने में कितने दिन बाकी रहते हैं। तो ये भी आपने जैसे यहाँ पे क्लिक करना है ख़ुद ब खुद आ जाएगा। ये DCC के लिहाज से कैलकुलेट हो रहा होता है। अब अगर आप 189 और 91 को ऐड करें तो ये 280 डेज़ बनते हैं, जो कि गेस्टेशन लेंथ है कैटल की। उसके बाद आपने यहाँ पे कामिंग डेट पुट करनी होती है। कामिंग डेट मैं सपोज कर लेता हूँ इस एनिमल की कामिंग डेट भी आज की ही डाल देते हैं, सिर्फ सपोज किया है। उसके बाद एक डेट पीछे कर देते हैं, 3 अगस्त की कर देते हैं कामिंग डेट। अगर एनिमल की कामिंग हो गई तो आप यहाँ पे उसका जब बच्चा दिया तो वो डेट डालेंगे। अगर आपके एनिमल ने अबॉर्ट कर दिया है तो आप यहाँ पे अबॉर्शन की डेट डालेंगे। और अगर आपने अबॉर्शन की डेट डाल ली है, अब यहाँ से कैंसिल कर देते हैं और अबॉर्शन की डेट लिखते हैं। तो जैसे आप अबॉर्शन की डेट डाल के DCC ऑन अबॉर्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये DCC मतलब डेज़ कैरियंग काफ कितने दिन का एनिमल प्रेग्नेंट था जब उसने अबॉर्ट किया, तो ये ख़ुद ब खुद कैलकुलेट होकर आ जाएगा। आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ अबॉर्शन डेट डालनी है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अगर आपके एनिमल ने अबॉर्ट कर दिया है तो एनिमल्स के जो साइन सिम्टम्स है अबॉर्शन के ऊपर वो लिखेंगे, और जो फीटस में आपने साइन सिम्टम देखे हैं, जो फीटस एनिमल ने बच्चा फेंका है उस बच्चे के आपने जो साइन सिम्टम्स देखे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। और एनिमल की अबॉर्शन की जो आपको वजह मालूम होती है या जो आप डायग्नोज करते हैं वो लिखेंगे। यहाँ पे डिम का मतलब होता है डेज़ इन मिल्क, आपके एनिमल को बच्चा दिए हुए कितने दिन हो गए हैं या फिर आपका एनिमल कितने दिन से मिल्क प्रोडक्शन में आ गया है, तो वो होता है
अगर आपने काविंग डेट लिखी है तो भी डेम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आपने काविंग डेट नहीं लिखी, आपके एनिमल ने अबॉर्ट किया है, आपने अबॉर्शन डेट लिखी है, तो भी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। आपको ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है और इससे आगे ये ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहेगा। इसी वजह से हमने इस ऐप में ऑटोमेटेड शो किया है कि ये ऑटोमेटेड ऐप है। ये आपके डाटा को ऑटोमेटिकली अपडेट कर रही होती है, आपको मैनुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और इस तरीके से आप अपने डाटा को बेहतरीन अंदाज में मैनेज कर सकते हैं। इसमें हर चीज़ मोस्टली ऑटोमेटिक है और ये ख़ुद से कर रहा होता है सारा कुछ और 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहा होता है। तो यहाँ से ये उसने डेम कैलकुलेट कर दिया क्योंकि काविंग डेट 3 तारीख की है और आज 4 तारीख हो गई है, तो इस वजह से ये 1 डेम शो कर रहा है कि आपके एनिमल को प्रोडक्शन में आए हुए 1 दिन हो गया है। जब आपके एनिमल ने बच्चा दे दिया है तो आप उसका यहाँ पे काफ का सेक्स लिखेंगे, उसके काफ की आईडी लिखेंगे, कौन से काफ का जो आपने टैग नंबर लगाया है उस काफ का वेट लिखेंगे, काफ का कोई बर्थ के वक्त कोई हेल्थ इशू तो नहीं था वो लिखेंगे, और काफ का आपने जो प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट, जब 2 दिन का बच्चा होता है तो हम मोस्टली ब्लड प्रोटोजोन पैरासाइट से बचने के लिए उसको जो इंजेक्शन लगा देते हैं ब्यूपारवाकोन का, ब्यूटालेक्स वगैरह। अगर आपने कोई भी प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट किया है काफ का तो वो यहाँ पे आप लिखेंगे, उस ड्रग का ब्रांड नेम लिखेंगे, उसका साल्ट लिखेंगे, उसकी डोज लिखेंगे, रूट लिखेंगे। उसके बाद ब्रीडिंग इश्यूज़ में आप लिखेंगे कि एनिमल को काविंग के बाद कोई ब्रीडिंग का इशू तो नहीं था, उसको डिस्टोकिया तो नहीं था, या फिर उसको मिल्क फीवर तो नहीं हुआ, या फिर ब्रीडिंग इश्यूज़ में आप कोई रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा तो नहीं हुई, जानवर ने जेर ना फेंकी हो, तो आप ब्रीडिंग इश्यूज़ में वो लिखेंगे। और उसकी इटियोलॉजी लिखेंगे डायग्नोसिस में कि वजह क्या थी, किस वजह से एनिमल ने जेर नहीं फेंकी, क्या उसमें कैल्शियम की कमी थी या फिर कोई और रीज़न थी जेर ना फेंकने की। उसके बाद आपने जो उस ब्रीडिंग इशू का ट्रीटमेंट किया है उस ट्रीटमेंट का आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रांड नेम, जेनरिक नेम, उसका ड्रग का डोज और रूट। यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करेंगे जिस टाइम पे आपने ट्रीटमेंट किया है, और जिस ईयर में आप डाटा सेव करना चाहते हैं वो ईयर सेलेक्ट करेंगे। और मैंने ये 2022 का डाटा सेलेक्ट किया, ईयर सेलेक्ट किया है, और इसमें आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका डाटा सेव हो जाएगा। तो ये आपका डाटा सेव हो गया। अगर यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे कि अगेन से बैक जाके एक दफ़ा डाटा को रिफ़्रेश कर देंगे। डाटा को जैसे ही रिफ़्रेश करेंगे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका वो टैग नंबर आ जाएगा। डाटा सेव हो चुका होता है, यानी ये डाटा 6 हमने किया था तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है। यहाँ पे हमारे पास डाटा ब्रीडिंग का सेव हो के आ रहा होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। ये DCC वही कैलकुलेट करके दे रहा है, यहाँ पे हमें शो हो रहा है डेज़ कैरिंग काफ, मतलब कितने दिन का एनिमल प्रेग्नेंट है, और RDC रिमेनिंग डेज इन काविंग, एनिमल के बच्चे देने में कितने दिन बाकी रहते हैं वो यहाँ पे शो कर रहा है। और डेम यहाँ पे शो कर रहा है डेज़ इन मिल्क, एनिमल को प्रोडक्शन में हुए कितने दिन हो गए हैं। और यहाँ पे AI हिस्ट्री को शो करेगा कि आपने इस एनिमल की जो है कितनी बार AI की है। अगर इस एनिमल की ज़्यादा बार AI होगी तो यहाँ पे नीचे और बॉक्स बनते जाएंगे, वहाँ पे उसकी TBRD भी बढ़ती जाएगी, उसका जो आप सीमन इस्तेमाल करेंगे वो भी आता जाएगा, उसका जो बुल नेम था वो भी आता जाएगा और डेट भी आती जाएगी। यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हमारा एनिमल क्या पूरे 21 दिन के ऊपर रिपीट हो रहा है, या 21 दिन से कम के ऊपर रिपीट हो रहा है, या 21 दिन से ज़्यादा के ऊपर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से आप ये सारी AI हिस्ट्री से देख सकते हैं। इससे हमें एनिमल का जो है उसका स्ट्रेस साइकिल के बारे में भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा एनिमल कितने दिन के बाद रिपीट कर रहा है। तो AI हिस्ट्री से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके आप इसको एडिट कर सकते हैं, डाटा को आप डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी आपके पास प्रेग्नेंट एनिमल्स होंगे उनका ग्रीन कलर होता जाएगा ऑटोमेटिकली, और जो आपके पास अनचेक्ड एनिमल्स होंगे उनका येलो कलर होता जाएगा। ये ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते रहते हैं। और जो एनिमल आपका ओपन होगा उसका ये रेड कलर होता जाएगा। ऑटोमेटिकली ये सब काम हो रहा है। और जो एनिमल आपके पास यहाँ पे फ्रेश होंगे उसका ये पर्पल कलर आपको शो होगा फ्रेश एनिमल्स का। तो इससे हमारा डाटा अट्रैक्टिव भी बन जाता है और हमें सॉर्ट आउट करने में भी आसानी होती है। अब हम आते हैं डाटा को फ़िल्टर करने के ऊपर। हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है तो हम यहाँ से ये ईयर वाइज भी आप देख सकते हैं। 2021 में ये मैंने 2021 का कुछ डाटा पुट किया था इन्हीं टैग नंबर में से, क्योंकि सेम टैग नंबर हो, सेम पैरिटी हो,
सेम टीबी उसकी पैरिटी हो तो आप उसको 2 बार सेव नहीं कर सकते। तो ये पिछली साल के डाटा में आपको पुट करना पड़ता है, आप उसका ईयर चेंज करके उसको पिछले साल में ऐड कर देंगे। ये 2021 का मैंने कुछ डाटा रखा हुआ है उन एनिमल्स का। यहाँ पे जो ऑटो अपडेट हो रहा होता है डाटा वो स्टॉप हो जाएगा। आपके एनिमल का डेम वगैरह, उसका जो DCC होता है, उसका जो भी ऑटोमेटेड कैलकुलेट हो रहा था वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि अब हमें इससे आगे उसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करवाने की ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ से हम 2022 पे आ जाते हैं। फिर से यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। आप प्रेग्नेंट लिखेंगे तो सारे के सारे प्रेग्नेंट एनिमल्स आ जाएंगे। आप अनचेक्ड लिखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे अनचेक्ड आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप फ्रेश लिखते हैं तो ये सारे के सारे फ्रेश आ गए हैं। तो यहाँ से आप यूँ सर्च कर सकते हैं, ये ईयर वाइज डाटा देख सकते हैं। यहाँ पे अब हम आते हैं मेन काम फ़िल्टर की तरफ। अब आप अपने पूरे डाटा को यहाँ पे जो भी ब्रीडिंग में फ़िल्टर कर सकते हैं। आपने इस ट्रस्ट टाइम के लिहाज से फ़िल्टर करना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके मोस्टली एनिमल्स हीट में फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं या सेकंड टाइम आ रहे हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। यहाँ से फ़िल्टर बाई इस ट्रस्ट टाइम करके ये मैं देखता हूँ कि PM में कितने एनिमल्स हैं जो हीट में सेकंड टाइम आए हैं। तो वो मेरे पास 4 एनिमल ऐसे हैं जो सेकंड टाइम हीट में आए हैं। तो मोस्टली एनिमल्स मेरे पास फर्स्ट टाइम में हीट में आ रहे हैं। आपने कोई इस ट्रस्ट डेट के लिहाज से फ़िल्टर करना है। जब एनिमल हीट में आया उसके लिए डेट के लिहाज से जब आपने AI किया, अब AI आप देख सकते हैं मोस्टली AI AM में होगी, क्योंकि मेरे एनिमल्स मोस्टली AM में हीट में आ रहे हैं। ये सारे एनिमल्स वो हैं जिनकी AM में फर्स्ट टाइम में AI की गई है। ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसी तरह आप यहाँ से AI डेट के हवाले से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, इस ट्रस्ट ट्रेंड के हवाले से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, सीमन टाइप के हवाले से आप देख सकते हैं कि आपके हार्ड में कितने ऐसे एनिमल्स हैं जिनको सेक्स सीमन किया गया है। सीमन टाइप पे क्लिक करेंगे, यहाँ से सीमन टाइप सेलेक्ट करेंगे। ये सेक्स्ड पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। तो ये वो एनिमल्स हैं जिनका मैंने सेक्स्ड सीमन किया हुआ है। तो ये हमारे पास डाटा आ रहा है सेक्स्ड सीमन वाला, जो कि सेक्स्ड एनिमल जिनको सीमन किया है। तो इसी तरह अब हम देख सकते हैं यहाँ पे अगर कोई ब्रीडिंग स्टेटस आपने देखना है, आपने अनचेक देखना है, प्रेग्नेंट देखना है, तो यहाँ से आप ये अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये सारे एनिमल्स प्रेग्नेंट आ जाएंगे, क्योंकि आप प्रेग्नेंट एनिमल्स का डाटा देख रहे हैं। अब आपने फ़िल्टर किया है। अब आप इस फ़िल्टर डाटा में से अगर किसी चीज़ को फ़िल्टर करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास सेकंड पैरिटी वाले कौन से एनिमल्स हैं, तो यहाँ से आप वो सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जो भी फ़िल्टर अप्लाई करेंगे वो आपको इस फ़िल्टर्ड डाटा जो अभी पहले आपने फ़िल्टर अप्लाई किया है प्रेग्नेंट का, इस फ़िल्टर्ड डाटा में से डाटा को फ़िल्टर करके देगा मज़ीद। यहाँ से मैं देखता हूँ कि मेरे पास TBRD सेकंड वाले कितने एनिमल्स हैं जो दूसरी TBRD पे कंसीव हुए हैं। तो ये मेरे पास वो एनिमल्स आ गए हैं जो यहाँ से आप उसके बाद सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर ये सर्च कर देगा। ये एनिमल्स वो हैं जिनकी सेकंड TBRD पे जिनने उन्हें कंसीव किया है। अगर मैं यहाँ पे थर्ड TBRD लिखता हूँ जिन्होंने थर्ड TBRD पे कंसीव किया है, यहाँ पे ये सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा, ये एनिमल चेंज हो गए हैं टैग नंबर। तो ये वो एनिमल हैं जो थर्ड TBRD पे कंसीव कर रहे हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सर्च करता हूँ, तो ये वो एनिमल्स हैं जो फर्स्ट TBRD के ऊपर ही कंसीव कर गए हैं। इन एनिमल्स का कंसेप्शन रेट बहुत अच्छा है जो फर्स्ट ही TBRD पे कंसीव कर रहे हैं। TBRD का मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने कितनी बार इंसेमिनेट किया है, टोटल ब्रेड इसका मतलब होता है। इसी तरह DCC आप देख सकते हैं, RDC देख सकते हैं। RDC रिमेनिंग डेज इनकमिंग होता है, DCC टोटल कितने डेज़ कैरिंग ऑफ होता है कि कितने दिन का एनिमल प्रेग्नेंट हो गया है। डेम जो है डेज़ इन मिल्क होता है। और उसके आप पैरिटी देख सकते हैं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास सेकंड पैरिटी वाले कितने एनिमल्स हैं, तो वो हमारे पास अब पैरिटी के लिहाज से डाटा फ़िल्टर होकर आ जाएगा। ये वो एनिमल्स हैं जो सेकंड पैरिटी में हैं। इस फ़िल्टर्ड डाटा में से जो अभी हमने प्रेग्नेंट वाला डाटा फ़िल्टर किया था, उस फ़िल्टर्ड डाटा में से आपको ये मज़ीद फ़िल्टर करके देगा। इसी तरह आप एनिमल का DCC के लिहाज से भी कितने दिन का एनिमल प्रेग्नेंट है उसके लिहाज से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। रिमेनिंग कितने दिन रहते हैं बाकी बच्चा देने में, RDC रिमेनिंग डेज इनकमिंग होता है, कितने दिन रहते हैं बच्चा देने में, इससे फ़िल्टर कर सकते हैं। आप रेंज के लिहाज से भी फ़िल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे DCC रेंज डे 1 से लेकर डे 150 तक सर्च करना चाहता हूँ। इसमें मेरे पास अनचेक्ड भी आ जाएंगे, प्रेग्नेंट भी आ जाएंगे।
और मेरे पास यहाँ पे ये अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास डाटा आ गया, जिसमें 1 दिन से लेकर 150 दिन तक जितने भी एनिमल अनचेक्ड हैं या प्रेग्नेंट हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। ये तो इसी तरह आप फ़िल्टर बाय डेम भी कर सकते हैं। और अगर आपने मतलब मैं देखता हूँ कि मेरे पास 10 दिन की मिल्किंग में कौन सा एनिमल है जिसको बच्चे दिए हुए 10 दिन हो गए हैं, तो ये वो एनिमल्स आ गए हैं जिनको बच्चे दिए हुए 10 दिन हुए हैं। 3 टैग नंबर और 48 टैग नंबर। यहाँ से आप मज़ीद इसको सर्च भी कर सकते हैं अगर आपने मज़ीद सर्च करना है तो। यहाँ से आप डेम की रेंज के लिहाज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि 1 दिन से लेकर 45 दिन तक मेरे पास कितने एनिमल ऐसे हैं जो हमारे पास ये आ रहे हैं जिनका बच्चा दिए हुए 1 दिन से लेकर 45 दिन तक है। मतलब फ्रेश की रेंज में ये आ जाएंगे। ये वो एनिमल्स हैं जिनको बच्चा दिए हुए 1 दिन से लेकर 45 दिन हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं इसका डेम 10 है, इसका भी 10 है, इसको 29 दिन हो गए हैं बच्चा दिए हुए, इसको 39 दिन हो गए हैं। अब जैसे ही इसका डेम 45 से ऊपर जाएगा तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली फ्रेश से अनचेक्ड ओपन हो जाएगा और इसका कलर ऑटोमेटिकली रेड हो जाएगा। आपको यहाँ से ब्रीडिंग से चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली है। ऑटोमेटिकली ये फ्रेश से ओपन में चला जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डॉक्टर नेम के लिहाज से भी सर्च कर सकते हैं, बुल नेम के लिहाज से भी, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि किस बुल का कंसेप्शन रेट अच्छा है ज़्यादा। तो आप यहाँ से ये सर्च करके देख सकते हैं। आप RDC रेंज के लिहाज से देखना चाहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ कि रिमेनिंग डेज़ 1 दिन से लेकर 30 दिन तक मेरे पास कितने जानवर खड़े हैं जो मतलब जिनके 30 दिन बाकी रहते हैं कामिंग से, तो वो फ़िल्टर होकर आ जाएंगे। ये मेरे पास 2 एनिमल सिर्फ ऐसे हैं जिनके 30 दिन बाकी रहते हैं, जिसमें से एक के 18 दिन रहते हैं और एक के 19 दिन रहते हैं। तो इसी तरह आप TBRD के लिहाज से भी फ़िल्टर कर सकते हैं कि किसी एनिमल की मैं देखता हूँ कि मेरे पास 2nd TBRD 2 TBRD वाले कितने एनिमल्स हैं। तो ये वाला डाटा ऐसा है जिनकी TBRD 2 है, जिनको मतलब कि 2 बार इंसेमिनेट किया जा चुका है, जो उसमें से कुछ प्रेग्नेंट हुए हैं और कुछ अभी अनचेक्ड ठहरे हैं। सॉरी बैक हो गया था। तो इसी तरह आप फ़िल्टर बाय पैरिटी भी कर सकते हैं, फ़िल्टर बाय ब्रीडिंग इशू भी, फ़िल्टर बाय एक्सपेक्टेड कामिंग डेट रेंज के लिहाज से भी आप देख सकते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आज के दिन से लेकर नेक्स्ट मंथ तक मेरे पास कितने एनिमल्स आ रहे हैं सितंबर 4 तक। तो ये अप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास वही 2 एनिमल आ रहे हैं इस महीने में। इससे क्या होता है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे पास नेक्स्ट मंथ में कितने एनिमल कामिंग में आ रहे हैं और हमारी प्रोडक्शन किस हद तक ऊपर जा सकती है। इससे आप किसी भी डेट रेंज को सिलेक्ट करके उसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके एनिमल कितने कामिंग में आ रहे हैं। उससे आप अपनी प्रोडक्शन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि आपकी ये साल प्रोडक्शन कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ से ये कैंसिल कर देते हैं। ये ब्रीडिंग का था, ब्रीडिंग का डाटा बहुत ही अच्छे अंदाज से ये मैनेज हो रहा है। यहाँ से आप ये ब्रीडिंग के डाटे को देख रहे हैं, ये अट्रैक्टिव भी है। अगर आपके पास ब्रीडिंग सेक्शन में कोई टैग नंबर सेम पैरिटी के साथ, एक ही पैरिटी के साथ पहले से मौजूद है और आप उस टैग को दोबारा से ऐड करना चाहते हैं तो वो आपके पास ऐड नहीं होगा। जिस तरह ये मेरे पास टैग नंबर 2 है और इसकी पैरिटी 1 है। अगर इसी टैग नंबर को दोबारा टैग नंबर 2 को मैं 1 पैरिटी के साथ ऐड करता हूँ तो ये ऐड नहीं होगा। पैरिटी 1 यहाँ से रिप्रोडक्शन स्टेटस सेलेक्ट करना ज़रूरी होता है, तो मैं सिर्फ वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्रीडिंग स्टेटस मैं इसका कोई भी रख लेता हूँ ओपन। एंड ईयर सेलेक्ट करना ज़रूरी है, जिस ईयर में आप डाटा सेव करना चाह रहे हैं मैं वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो ये सेव नहीं हुआ। द टैग नंबर 2 विद पैरिटी 1 इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज़ एंटर डिफरेंट टैग नंबर और पैरिटी। अगर आप इसकी पैरिटी चेंज करके फिर से इसको ऐड करना चाहते हैं तो फिर ये ऐड हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ और वो है हमारे पास काफ सेक्शन। यहाँ पे हमने सिर्फ काफ का डाटा ऐड करना है। यहाँ हम काफ का टैग नंबर लिखेंगे, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसकी एज लिखेंगे। जब यहाँ पे हम एक बार एज उसकी लिख देंगे तो उससे आगे ऑटोमेटिकली ये अपडेट करता रहेगा, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता रहेगा हमें
उसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम काफ की डैम का टैग नंबर लिखेंगे, काफ का सेक्स लिखेंगे, उसका वेट लिखेंगे जो बर्थ के ऊपर उसका वेट था, और उसके बाद वीकली जितना वेट गेन कर रहा है उसका वो लिखेंगे। उसके बाद आपने काफ का जो प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट किया हुआ है वो लिखेंगे। यहाँ पे उसका ब्रांड नेम लिखेंगे, जेनरिक नेम, जो ड्रग के अंदर साल्ट है वो, उसकी डोज, उसका रूट, और उसके बाद आपने काफ की डिसबर्डिंग जिस डेट पे किया है वो डेट लिख देंगे। और फिर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आपने क्या इलेक्ट्रिकल डिसबर्डिंग की है, मतलब जला के सींग उसके ख़त्म किए हैं, या फिर आपने कोई केमिकल यूज़ किया है। अगर आपने केमिकल को यूज़ किया है तो उसका ब्रांड नेम लिखेंगे यहाँ पे, उस केमिकल का, जिस तरह हम पर्सा ट्यूब यूज़ कर लेते हैं उसकी यहाँ पे कंपोजिशन लिखेंगे कि उसके अंदर कौन सा साल्ट था। और अगर कोई इशू बन गया है, जिस तरह कोई वुंड वगैरह बन जाता है काफ का ये केमिकल डिसबर्डिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल डिसबर्डिंग से, तो उसका जो हम ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ उसका ब्रांड नेम लिखेंगे ट्रीटमेंट का, और उसका जेनरिक नेम लिखेंगे, उसकी डोज लिखेंगे जितने हम डोज लगा रहे हैं, और उसका यहाँ पे रूट लिखेंगे, IM IV सबकट जो भी हम रूट यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे जिस टाइम पे हमने काफ का ट्रीटमेंट किया है। अगर आपने कोई मेल काफ सेल आउट कर दिया है तो आप सेल आउट की डेट लिखेंगे, जिस डेट को सेल आउट किया है। यहाँ पे उसकी प्राइस लिखेंगे। यहाँ मेल काफ का परचेज़र का नेम लिखेंगे। इससे हमें ये हेल्पफुल होगी कि हम देख सकते हैं कि हमारा जो काफ है वो कौन सा बंदा ख़रीद के गया था, और उस परचेज़र का फ़ोन नंबर लिखेंगे। अगर हमें इससे ये है कि अगर कोई बुल को अच्छी तरह तैयार करता है, और कंपनी मोस्टली फार्म्स पे आती हैं, वो पूछती हैं कि आपके पास कोई बुल है जिसको वो आगे सीमन कलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका रेफरेंस दे सकते हैं। जिसको आपने काफ सेल आउट किया है उसका फ़ोन नंबर दे सकते हैं, ताकि कंपनी की हेल्प हो जाएगी बुल को तलाश करने में। जिस तरह बुल की पेडिग्री वगैरह देखनी होती है तो वो कंपनी सिलेक्ट करती हैं। यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे परचेज़र का। यहाँ पे परचेज़र का एड्रेस लिख देंगे जिसने काफ परचेज़ किया है, और उसका पर्पज़ लिख देंगे कि क्या वो बीफ के लिए उसको परचेज़ करना चाह रहा है या फिर वो बुल ब्रीडिंग के लिए तैयार करना चाह रहा है, तो उसका वो पर्पज़ यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे हम वो ईयर लिखेंगे जिस ईयर में ये डेटा सेव करना है, 21, 22, 2023, जिस ईयर में भी आपने सेव करना है। तो उसके बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ के ऊपर, तो हमारा ये डाटा सेव हो जाएगा। मेरे पास कोई डाटा सेव है तो मैं यहाँ से देखता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। यहाँ पे आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप ईयर वाइज डाटा देख सकते हैं। 2021 में कोई डाटा नहीं है तो मैं 2022 का डाटा देखता हूँ, तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ का सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है मिल्क प्रोडक्शन। हम मिल्क प्रोडक्शन को दो जगह से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं प्रोडक्शन को, और हम यहाँ से भी आके प्रोडक्शन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी हम प्रोडक्शन ऐड कर सकते हैं उस एनिमल की। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे हम टैग नंबर सेलेक्ट करेंगे, टैग नंबर 4 है तो इसकी ये लैक्टेशन नंबर ऑटोमेटिकली ये फेच कर लेता है कि कौन सी इसकी पैरिटी है ब्रीडिंग से, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ से ये डाटा सेव हो जाता है, और यहाँ पे जितना भी डाटा ज़ाहिर हो रहा होता है स्क्रीन के ऊपर, ये सिर्फ उस मौजूदा डेट का होता है, उसी तारीख का होता है। उससे पिछली तारीख का डाटा जो होता है वो ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पे हमारे पास सेव पड़ा होता है, कहीं जाता नहीं है। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से 2022 का डाटा सर्च करेंगे तो आपके ने जितना भी डाटा अभी तक पुट किया होगा वो सारा डाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो ये मिल्क की प्रोडक्शन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये मिल्क प्रोडक्शन का डाटा है हमारे पास। अब हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और ये है हमारे पास ड्राई ऑफ का सेक्शन, जो हम एनिमल्स को ड्राई कर देते हैं उनका ये डाटा है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डाटा ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम टैग नंबर लिखेंगे, उसकी कैटेगरी, आपने क्या भी उसको इंटरवल में ड्राई करना शुरू किया है तो आप इंटरवल में लिख देंगे। अभी वो
आपने 1 दिन की मिल्किंग की है, 1 दिन का वक्फ़ा दे दिया है, फिर उसके बाद आपने 1 दिन की मिल्किंग की है, 3 दिन का वक्फ़ा दे दिया है, तो इस तरह से आप इंटरवल में उसको लिखेंगे, या फिर आप ड्राई सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने बिल्कुल ही ड्राई कर दिया जब, तो यहाँ पे आप मिल्क क्वांटिटी लिखेंगे जब आपने ड्राई किया है। यहाँ पे जब इंटरवल में एनिमल था तो उसकी मिल्क क्वांटिटी लिखेंगे। सपोज़ ये 8 लीटर थी, और जब मैंने यहाँ पे जानवर को बिल्कुल ही ड्राई कर दिया है तो उसकी 1 लीटर क्वांटिटी उस वक्त थी मिल्क प्रोडक्शन। तो यहाँ से आप जो डेट डालेंगे, जिस डेट को आपने ड्राई किया है, तो ये DCC ख़ुद ब खुद कैलकुलेट कर लेगा। इसका मतलब है डेज़ कैरिंग काफ के जानवर को इतने दिन हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए, इतने दिन का आपका एनिमल प्रेग्नेंट खड़ा है, तो ये ऑटोमेटिकली फेच करता है इस डेट से। यहाँ पे मैं ये वाली डेट सेव करता हूँ, तो यहाँ से पे टैग नंबर पुट करते ही इसका ऑटोमेटिकली DCC आ जाएगा। ये 189 बता रहा है। ये DCC कैसे आता है, क्योंकि इसका हमने AI डेट, इंसेमिनेशन की डेट ब्रीडिंग में सेव की हुई है, तो ये डाटा वहाँ से उठाता है। वहाँ उस AI डेट के लिहाज से और करंट डेट जिसके ऊपर आप ड्राई कर रहे हैं उसके डिफरेंस के लिहाज से ये आपको यहाँ पे जितने दिन का एनिमल प्रेग्नेंट होता है वो DCC कैलकुलेट करके दे देता है। तो आज की डेट तक टैग नंबर ये 2 सेलेक्ट किया था, तो टैग नंबर 2 को आज की डेट तक 189 डेज़ हो गए हैं प्रेग्नेंट हुए। तो यहाँ से आप ये ऑटोमेटिकली फैच करवाते हैं, ये हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। हमने टैग नंबर और डेट लिखनी होती है जिसके ऊपर एनिमल को ड्राई किया है। अगर आप एनिमल को ड्राई करने लगे हैं, उसका कोई इशू आ गया है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जिस तरह कोई जानवर को मास्टाइटिस हो जाता है ड्राई करने के दौरान ही, आपने इंट्रामेमरी ट्यूब जो इस्तेमाल की है ड्राई के दौरान वो लिखेंगे, और उसकी केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे लिखेंगे कि उस ट्यूब के अंदर कौन कौन से साल्ट मौजूद थे, और यहाँ पे आप वो ईयर सेलेक्ट करेंगे जिसमें आप सेव करना चाहते हैं। तो ये आपका डाटा यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक करने से सेव हो जाएगा। तो ये मैंने ईयर नहीं लिखा, इस वजह से डाटा सेव नहीं हुआ। ये मैं सेट कर देता हूँ, और यहाँ पे टैग नंबर 2 ऑलरेडी मेरे पास ड्राई हुआ है, तो इस वजह से ये हमें बता रहा है कि डाटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसने ये सेव नहीं किया। तो अब हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे आपके ड्राई ऑफ का रिकॉर्ड शो हो रहा होगा। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, कैंसिल और डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर कर सकते हैं ईयर वाइज, और यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। टैग नंबर 8 है, तो ये 8 आ गया है। ये हमारे पास ड्राई ऑफ का डाटा है। तो हम आते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। तो रिपोर्ट्स में ये हमारे पास पहली हर्ट्ज़ रिपोर्ट है। यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपने इस मंथ में जो एंट्री की है, जो आपने एनिमल ऐड किया है अपने डाटा में, यहाँ पे वो शो करेगा। यहाँ पे आपको टाइम फ्रेम में मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने 4 मई से लेकर आज की डेट तक कितनी एंट्रीज़ की हैं। यहाँ पे आप डेट रेंज अप्लाई करेंगे, जिस डेट रेंज के अंदर आप देखना चाहते हैं कि इस डेट रेंज में आपने कितने एनिमल ऐड किए हैं अपने डाटा में। तो यहाँ अप्लाई करने से आपकी ये एनिमल्स आगे हैं। 86 एनिमल्स ऐसे हैं जिनको मैंने इस डेट रेंज में यहाँ पे अपने डाटा में ऐड किया है। तो आप कोई भी डेट सेलेक्ट करके आपने देख सकते हैं कि आपने इस महीने में कितने एनिमल्स ऐड किए हैं उस डेट रेंज में। तो ये आपका ईयर वाइज डाटा बताएगा। ये 2021 का अगर हम देखते हैं तो ये गायब हो गया है, क्योंकि 2021 में डाटा है ही नहीं। अगर 2022 का देखते हैं तो ये फिर से आ गया है, क्योंकि ये 2022 का डाटा था। अब हम आते हैं प्रोडक्शन रिपोर्ट की तरफ। यहाँ पे आपके पास एक महीने का जो आपके फार्म के ऊपर जो प्रोडक्शन आ रही है, आपके फार्म की जो मिल्क प्रोडक्शन है एक महीने की, वो शो करेगा। ये टोटल मिल्क शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये एवरेज मिल्क शो कर रहा है आपके फार्म की मिल्क प्रोडक्शन, और यहाँ पे ये पर डे की एवरेज मिल्क शो कर रहा है, और ये पर एवरेज मिल्क पर को शो कर रहा है। ये सेम ही होती है, मतलब एक गाय ने आपके फार्म पे एक महीने में इतना दूध दिया है एवरेज उसका। तो यहाँ से आप
एनिमल की पैरिटी के लिहाज से, उसके सुबह के लिहाज से, उसके लैक्टेशन नंबर के लिहाज से भी देख सकते हैं डाटा। जिस तरह मैं यहाँ पे देखना, यहाँ से आप को का टैग नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको ब्रीडिंग में लेके आएगा। यहाँ से आपने कोई भी टैग नंबर सेलेक्ट कर लेना है, आप जिसका भी डाटा देखना चाहते हैं। तो मैं टैग नंबर 2 का डाटा देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप उसका लैक्टेशन नंबर पुट करेंगे। आप जिस लैक्टेशन का डाटा उसका देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ। उसके सेकंड लैक्टेशन का डाटा देखना है, आप फाइंड पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी सेकंड लैक्टेशन का डाटा नहीं आया। उसकी वजह ये है कि क्योंकि अभी ये इसकी लैक्टेशन नंबर 1 चल रही है, ये सेकंड लैक्टेशन में आई भी नहीं, इसका सेकंड लैक्टेशन का डाटा एंटर भी नहीं किया गया। तो इस वजह से मैं यहाँ पे लैक्टेशन नंबर 1 लिखूँगा, ये 1 सेट कर देता हूँ। अब फाइंड करूँगा तो अब ये इसका 44 लीटर्स इसकी लैक्टेशन अभी तक ऐड हो चुकी है। तो आप इसमें जितनी भी बार टैग नंबर 2 का मिल्क ऐड कर चुके होंगे, ये आपको उसकी टोटल प्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बता देगा कि टैग नंबर 2 का कितना मिल्क है टोटल। तो आप यहाँ से ईयर वाइज भी देख सकते हैं। अगर आप 2021 का सर्च करना चाहते हैं या पिछले साल का, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ये डाटा चला गया है, क्योंकि ये डाटा जो था 2022 का था, 21 में डाटा है ही नहीं। तो हम फिर से ये सेट करते हैं तो ये डाटा आ गया है। यहाँ से ये आप प्रोडक्शन रिपोर्ट देख सकते हैं। यहाँ से हमें रिप्रोडक्शन के बारे में बताएगा। ये हमें बताता है कि हमारे पास इतने एनिमल ओपन ठहरे हैं, 13 एनिमल अभी तक ओपन है। आप यहाँ पे क्लिक करके उनके टैग नंबर भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एनिमल ओपन ठहरे हैं। ये हमें उन एनिमल्स को बता रहा है जो इंसेमिनेटेड हैं बट अनचेक्ड हैं। ये 18 एनिमल्स हमारे पास अनचेक्ड हैं इस वक्त, इंसेमिनेटेड हैं बट अनचेक्ड हैं। 50 एनिमल हमारे पास प्रेग्नेंट हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से। और 3 एनिमल्स हमारे पास ड्राई में हैं, तो ये आपके पास ड्राई का डाटा आ जाएगा। यहाँ से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ये हमारे पास फ्रेश एनिमल्स का डाटा आ जाएगा। यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि 6 एनिमल्स हमारे पास फ्रेश खड़े हैं। अगर आप 2021 में जाते हैं तो ये डाटा गायब हो जाता है, क्योंकि 2021 में 4 एनिमल्स हमने ये फ्रेश में डाले हुए हैं, तो वो शो कर रहा है ये 2021 के हैं। जबकि अगर 2022 का डाटा देखते हैं तो ये हमारे पास 6 एनिमल्स 2022 में भी फ्रेश ठहरे हैं, तो ये उनका डाटा शो करेगा। यहाँ पे आप हेल्थ रिपोर्ट देख सकते हैं। ये हमारे पास जो एनिमल्स हमारे इस मंथ में आ रहे हैं जिनका कोई मसला बना है, ये मैंने फ़र्ज़ी डाटा पुट किया था। आज ही जो हमने हेल्थ में डाटा पुट किया था उसका ये बता रहा है। आप यहाँ से ये देख सकते हैं, इसकी डिटेल भी ये हेल्थ की रिपोर्ट दे रहा है। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास इस डेट से लेकर ये 4 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक कितने एनिमल ऐसे हैं जिनका कोई इशू बना है, तो आप ये रेंज अप्लाई करके डाटा देख सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 एनिमल ऐड हैं, जिनमें से 2 रिकवर हो चुके हैं। ये ग्रीन रिकवर्ड एनिमल को शो करता है और रेड अनरिकवर्ड एनिमल को शो करता है। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं, इसको मार्क एज रिकवर्ड भी कर सकते हैं, मार्क एज अनरिकवर्ड भी कर सकते हैं। यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ईयर वाइज भी डाटा देख सकते हैं। 2021 का अगर डाटा देखते हैं तो ये गायब हो गया है, क्योंकि 2021 में डाटा एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये फिर से 2022 का डाटा आ गया है, और यहाँ पे आपको बता भी रहा होता है कि ये आप कौन से ईयर का डाटा देख रहे हैं। यहाँ पे ये आपको बता रहा है। उसके बाद हम फिर से मिल्किंग रिपोर्ट में आते हैं, तो ये बिल्कुल वही चीज़ है जो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। तो ये आप लोग इसके बारे में सीख चुके हैं पहले से ही। अब हम आते हैं होम पेज पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा होता है। सबसे पहले हम ये नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आते रहते हैं, और हमने देखना है कि ये नोटिफिकेशन कैसे आते हैं। ये हमें ब्रीडिंग से नोटिफिकेशन आ रहा होता है। हमारा वो एनिमल जिसका डेम मोर देन 45 डेज़ हो चुका है, 45 दिन से ऊपर हो चुका है, जिसको मतलब प्रोडक्शन में आए हुए, और अभी तक वो इंसेमिनेट नहीं हुआ, क्योंकि 45 दिन से ऊपर आप जानवर को इंसेमिनेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि दिस काउ इज़ रेडी टू इंसेमिनेट।
अब ये मेरा 10 नंबर एनिमल वो है जिसको मोर देन 45 डेज़ हो गए हैं, लेकिन अभी तक ये इंसेमिनेट नहीं हुआ। और उसके बाद ब्रीडिंग में से अगर जिस एनिमल का DCC 180 हो गया तो यहाँ पे आपको उस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टार्ट टू ड्राई दिस को। तो आज की डेट में मेरा कोई भी ऐसा एनिमल नहीं था जिसको मैं ड्राई करता, इस वजह से कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जिस एनिमल का भी DCC डेज़ करिएंग ऑफ मतलब उसको प्रेग्नेंट हुए 180 दिन हो गए होंगे, उसका यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टार्ट टू ड्राई दिस को। और जिस एनिमल का DCC 210 डेज़ हो चुका होगा मतलब उसको प्रेग्नेंट हुए 210 दिन हो चुके होंगे, तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन आएगा ड्राई दिस को। तो 210 दिन वाला भी कोई ऐसा एनिमल नहीं है जिसका पूरा DCC 210 होता। और जैसे ही 211 होगा ये नोटिफिकेशन आपका ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, चाहे आपने वो टास्क परफॉर्म किया है या नहीं किया, आपने उस एनिमल को ड्राई किया है या नहीं किया, नोटिफिकेशन ने गायब हो जाना है। तो आपने डेली बेस पे यहाँ से नोटिफिकेशन में देखना है कि कोई एनिमल ऐसा तो नहीं है जिसको ड्राई करना स्टार्ट करना है या जिसको बिल्कुल ही ड्राई कर देना है। और उसके बाद वो एनिमल आपका जिसका DCC 45 दिन से ऊपर हो चुका है, उसका मतलब उसको इंसेमिनेट किए हुए 45 दिन से ज़्यादा हो गए हैं AI किए हुए, लेकिन अभी तक आपने उसको रेक्टल पल्पेशन नहीं की, उसका आपने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस नहीं किया, PD टेस्ट नहीं किया, तो यहाँ पे आपको वो नोटिफिकेशन देगा चेक ब्रीडिंग स्टेटस ऑफ दिस को। जब तक आप उसका ब्रीडिंग स्टेटस चेक नहीं कर लेंगे आपका यहाँ पे ये नोटिफिकेशन मौजूद रहेगा। आप जैसे ही उसको रेक्टल पल्पेशन करके उसको प्रेग्नेंट या फिर ओपन कर देते हैं तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन गायब हो जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन आते हैं वहाँ से ब्रीडिंग से स्टार्ट टू ड्राई दिस को इज़ रेडी टू इंसेमिनेट। मैं आपको बता चुका हूँ कि 45 दिन से ऊपर हो गए लेकिन अभी उसकी इंसेमिनेशन नहीं हुई। तो आप यहाँ से डेली बेस पे ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं ताकि आपका कोई भी एनिमल मिस ना हो। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको मार्क एज कम्प्लीटेड कर सकते हैं, इसको कैंसिल भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये टास्क कंप्लीट कर दिया है, जिस तरह ये 11 नंबर है, अगर मैंने इसको ट्राई कर दिया तो मैं इसको मार्क एज कम्प्लीटेड करूँगा तो ये मेरा डाटा यहाँ से मूव करके कंप्लीटेड वाले में आ जाएगा। तो ये वो एनिमल हैं जिनका टास्क मैंने कंप्लीट कर दिया है, मैंने उनका ये जो भी नोटिफिकेशन था उसके ऊपर अमल कर दिया है। इसी तरह जिस एनिमल का RDC जिस एनिमल का लेस देन 31 होगा मतलब आखिरी 30 दिन होंगे उसके बच्चा देने में, तो यहाँ पे आपको 2 डोज में नोटिफिकेशन आएगा कि पुट दिस को इन काविंग पेन, क्योंकि आखिरी 30 दिन में हमने एनिमल को बाकी एनिमल से सेपरेट कर लेना होता है ताकि वो आसानी से बच्चा दे सके और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई स्ट्रेस ना आए। तो यहाँ पे आपको वो नोटिफिकेशन आएगा। ये मेरा वो टास्क कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ये मेरे पास नोटिफिकेशन मौजूद हैं, इसको ये कंप्लीटेड में है जिनका मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है। तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। 2 डोज में अनकम्प्लीटेड टास्क होते हैं। तो यहाँ से अब 11 नंबर अभी तक मौजूद है। मैं बैक आऊँगा, डाटा को रिफ़्रेश करूँगा और जब दोबारा नोटिफिकेशन पे जाऊँगा तो यहाँ पे अब ये 11 नंबर नहीं है क्योंकि ये मेरे कंप्लीटेड टास्क में चला गया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये 11 नंबर यहाँ पे मौजूद है क्योंकि ये मैंने टास्क कंप्लीट कर दिया है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपको, डेली बेस पे यहाँ से नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप यहाँ से कोई टैग नंबर सर्च करना है तो उसको सर्च भी कर सकते हैं। जिस तरह ये मैं T6 सर्च कर रहा हूँ तो ये आप सर्च भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद अब हम आते हैं यहाँ पे स्केड्यूलिंग पे। एक बार हम बैक जाते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपका पास कंप्लीट हुआ हुआ टास्क है, आपने इसको अनकम्प्लीट में लेके जाना है। आपने गलती से कंप्लीट कर दिया था, उसको मार्क एज कंप्लीटेड कर दिया था, लेकिन उसका टास्क आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप इसको मार्क एज अनकम्प्लीटेड भी कर सकते हैं। तो ये फिर से आपके पास टू डूज़ की लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन अभी तक नहीं आया क्योंकि पेज मैंने रिफ़्रेश नहीं किया। तो यहाँ से मैं ये पेज रिफ़्रेश करूँगा, दोबारा से मैं वापस जाता हूँ तो ये मेरे पास 11 नंबर टैग फिर से 2 डोज में आ गया है, कंप्लीटेड से ये गायब हो चुका है। अब हम आते हैं यहाँ पे
बहुत ही अहम चीज़, यहाँ पे आप अपने टास्क को स्केड्यूल कर सकते हैं। सपोज़ कि एक ऐसा एनिमल है जिसकी आज मैंने हीट चेक की है, उस एनिमल को कोई मसला था, उसका पायोमेट्रा था, उसका रेशा आ रहा था, तो मैं उसको इंसेमिनेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि इसका 5 दिन के बाद मैं ट्रीटमेंट शुरू करूँ, या कोई भी ऐसा टास्क जिसको आप प्लानिंग में रखना चाहते हैं और उसको कुछ दिनों के बाद परफॉर्म करना है। अगर आप वो टास्क भूल जाते हैं तो टास्क रह जाएगा, तो आप उसको यहाँ पे स्केड्यूल कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टास्क का टाइटल पुट करेंगे। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मेरा ब्रीडिंग का काम है, मैंने चेक करना है ब्रीडिंग के एनिमल्स को। यहाँ पे मैं उसकी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ कि आपने करना क्या है ब्रीडिंग में। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉलो रिपीट ब्रीडिंग प्रोटोकॉल फॉर टैग 62, एंड टैग नंबर 10। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे जिस डेट के ऊपर आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, वहाँ से वो डेट सिलेक्ट करेंगे। मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 5। आप जो भी डेट सिलेक्ट करना चाहें, जिस डेट के ऊपर आपने टास्क परफॉर्म करना है तो डेट सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद आप यहाँ से टाइम सिलेक्ट करेंगे, जिस टाइम के ऊपर आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके पास अलार्म बजे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आपके मोबाइल के ऊपर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा और स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन शो होगा कि आपने ये टास्क आज परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे हम टाइम सेट करेंगे। मैं इसका 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये पहले आवर्स था, तो आप यहाँ से आवर्स सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो भी आवर्स आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली मिनट्स पे आ जाता है, तो यहाँ पे आप मिनट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें से AM या फिर PM सिलेक्ट करेंगे, जिस टाइम के ऊपर भी आप अलार्म या फिर नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पे हासिल करना चाहते हैं। आप इसको यूँ भी टाइम सेट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आपको इजी लगे टाइम सेट करना। तो ये मैंने टाइम सेट कर दिया है 4:17 PM पे। यहाँ से आप रिंग ट्यून सिलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास ट्यून्स हैं, जौन सी ट्यून्स आप लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। मैं ये वाली ट्यून सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी ट्यून सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप मोबाइल पे अपने पे वाइब्रेशन भी लाना चाहते हैं तो आप यहाँ से वाइब्रेशन को ऑन कर देंगे, वाइब्रेट को। आप चाहते हैं कि आपका यही नोटिफिकेशन एंड डेज़ के ऊपर रिपीट करे, तो आप यहाँ से डेज़ वो सिलेक्ट कर सकते हैं जिन डेज़ के ऊपर आप ये नोटिफिकेशन रिपीट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने एक ही बार लगाना है तो यहाँ कोई भी यहाँ पे आप रिपीटिंग में कोई भी डेज़ सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने एक ही दिन के लिए नोटिफिकेशन लगाना है तो उसके बाद आप स्केड्यूल टास्क पे अप्लाई कर देंगे। तो ये आपका यहाँ पे टास्क आ गया है। अब जैसे ही 5/8/2022 को 4:17 होंगे PM पे, तो यहाँ पे अलार्म बजेगा और मेरे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये नोटिफिकेशन शो भी होगा, जिसमें ब्रीडिंग मेन हेडिंग होगी और आगे वाला ये नोटिफिकेशन आ रहा होगा। तो इससे आप अपने टास्क को स्केड्यूल कर सकते हैं। आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, यहीं से ऑन कर सकते हैं, और इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने से ये डिलीट हो गया है। तो यूँ आप अपने टास्क को स्केड्यूल करके अपना कोई भी काम जो इम्पोर्टेंट आपने करना है डेयरी का, उसको मिस होने से बचा सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे हमारे पास ये जो रिप्रोडक्शन का स्टेटस आ रहा है, इसमें जो फ्रेश एनिमल्स हैं, इसमें हमने ये कंडीशन लगाई हुई है कि जब भी जानवर का डेज़ इन मिल्क, मतलब एनिमल को जो प्रोडक्शन में आए हुए दिन हुए हैं, वो जब भी 45 से ऊपर होगा, तो यहाँ पे आपका जानवर ऑटोमेटिकली फ्रेश से ओपन एनिमल की तरफ आ जाएगा। यहाँ से फ्रेश से एनिमल ओपन में आ जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हमने कंडीशन सेट की हुई है, ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रीडिंग से आ रहा है सारा डाटा, और ब्रीडिंग पे हमने ये कंडीशन लगाई हुई है। मिल्क पर फार्म के ऊपर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 डेज़ का, आज के दिन का जितना भी मिल्क होगा वो आपको टोटल मिल्क भी बताया जाएगा और एवरेज मिल्क भी यहाँ पे शो किया जाएगा।
तो यहाँ आप ईयर वाइज इसको सर्च भी कर सकते हैं। ये 2022 का है। ये हमने आज के दिन में एक ही एनिमल का सिर्फ डेमो के तौर पे मिल्क ऐड किया था। तो ये आज 4 तारीख़ है, तो ये आज का मिल्क यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो मिल्क पर फार्म में आपको करंट डेट का जो भी मिल्क प्रोडक्शन होगी वो शो करेगा। मिल्क पर काउ में आपको आज के दिन में एक एनिमल की आपको यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बताएगा। आज के दिन में क्योंकि हमने सिर्फ एक एनिमल का ये डाटा पुट किया है, इस वजह से एक ही एनिमल की प्रोडक्शन शो हो रही है। तो ये आपको फिर से प्रोडक्शन वाले पेज पे लेके आएगा, जहाँ पे आप कैंसिल भी कर सकते हैं, एडिट भी और डिलीट भी। यहाँ पे आप एवरेज वगैरह भी निकाल सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं यहाँ पे किसी भी टैग नंबर को। तो यहाँ से ईयर वाइज भी आप डाटा देख सकते हैं। तो 2021 का डाटा नहीं है, ये 2022 का अगर आप डाटा देखेंगे तो ये आपको पिछले दिनों की जितनी भी आपने प्रोडक्शन या एंट्रीज़ की होंगी वो आपको शो करेगा। तो मेन पेज के ऊपर आपको सिर्फ़ और सिर्फ आज के दिन की जो एंट्रीज़ थी वो शो होंगी। यहाँ पे आपको यस्टरडे में कल के दिन का जो मिल्क था वो आपको शो किया जाएगा कि आपके कल के दिन की मिल्क प्रोडक्शन इतनी थी, इतने लीटर्स मिल्क था और इतनी आपकी कॉज थी मिल्किंग में, जहाँ पे 0 एक्टिव लिखा आ रहा है। क्योंकि कल के दिन में हमने ये डाटा पुट नहीं किया, इस वजह से ये 0 एक्टिव दे रहा है यस्टरडे का। और यहाँ पे लीटर्स एडेड भी 0 ही है क्योंकि हमने डाटा पुट नहीं किया। जब आप डाटा पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्टिव कॉज में वो नंबर ऑफ़ कॉज आ जाएंगी जितनी की आपने मिल्किंग की है, और लीटर्स एडेड में आपका वो मिल्क आ जाएगा जो आपके उस डेट का टोटल मिल्क प्रोडक्शन थी। तो 2 डे में हमने क्योंकि एक ही कैटल का मिल्क पुट किया है, इस वजह से एक्टिव कॉज में एक ही आ रहा है और उसका जो मिल्क है वो 33 लीटर्स है, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो एक्सपेक्टेड में आपको यस्टरडे का ही मिल्क बताएगा कि आपका यस्टरडे का मिल्क इतना था जो आज भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि 2 डे आपका मिल्क इतना है। मिल्किंग कॉज स्टेटस में आपको यहाँ पे ये ड्राई कॉज के बारे में बता रहा है कि आपकी इतनी ड्राई कॉज खड़ी हैं जो कि हमने ड्राई ऑफ वाले सेक्शन से पुट की थी। यहाँ पे आपकी आज के दिन की जितनी भी मिल्किंग में कॉज होंगी वो नंबर शो करेगा, क्योंकि आज के दिन में हमने एक ही टैग ऐड किया है मिल्किंग में, तो इस वजह से एक ही शो कर रहा है। तो यहाँ पे आपके पास विद होल्डिंग में डाटा होता है। विद होल्डिंग में कौन सा डाटा होता है? ये वो एनिमल्स यहाँ पे शो करेगा जिन एनिमल्स को आपने एंटीबायोटिक लगाई है और वो मिल्किंग में भी हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक वाले मिल्क को हम सेल नहीं कर सकते। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एनिमल्स जिनको एंटीबायोटिक लग चुकी है, किसी भी किस्म का कोई एंटीबायोटिक, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाए ताकि हमारे पास गलती से भी दूध मिक्स ना हो पाए। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एनिमल हमारे पास यहाँ पे अभी ऐसे एनिमल्स हैं जो अभी हमारे पास ट्रीटमेंट में हैं। ये विद होल्डिंग वाले एनिमल ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में से यहाँ पे शो हो रहे होते हैं, क्योंकि आपने उन एनिमल्स को ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में ऐड किया होता है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा। अगर आप यहाँ से मार्क एज रिकवर्ड कर देते हैं तो ये आपका डाटा यहाँ से गैप कर देगा, यहाँ पे आपका डाटा चेंज हो जाएगा। तो जब एनिमल रिकवर आपका हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली जो फिगर है वो चेंज हो जाएगा, वो आपका यहाँ से एंटीबायोटिक से निकल जाएगा। तो रिप्रोडक्शन स्टेटस में ये आपको अगेन ओपन एनिमल शो कर रहा है। इतने आपके पास ओपन एनिमल खड़े हैं, इतने एनिमल्स अनचेक्ड खड़े हैं, 18 एनिमल्स हमारे पास अनचेक्ड हैं। यहाँ पे क्लिक करने से आप उन टैग नंबर्स की तरफ भी जा सकते हैं। ये ओपन के टैग नंबर्स हैं हमारे पास, और ये हमारे पास प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं। ये हमारे पास ड्राई एनिमल्स हैं, आप यहाँ से ड्राई एनिमल की तरफ भी जा सकते हैं, और ये हमारे पास फ्रेश एनिमल्स हैं। तो होम स्क्रीन के बारे हम जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपकी ये फिर से अगेन से मिल्क कैलकुलेशन है जो 13 TS पे होती है, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टास्क स्केजुलिंग है जो हम आपको बता चुके हैं कि आपने अगर कोई नोटिफिकेशन लगाना है अलार्म टाइप, ताकि आपको उस टाइम के ऊपर अलार्म भी बजे और नोटिफिकेशन भी मिले, तो यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ये हमारे पास मिल्किंग रिपोर्ट्स हैं,
ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से एवरेज वगैरह यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास कोलैबोरेटर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना डाटा किसी दूसरे के साथ भी शेयर करें तो आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। इसका एक और बहुत ही फ़ायदा ये है कि आप किसी के साथ डाटा एज अ व्यूवर के तौर पे शेयर करना चाहते हैं तो एज अ व्यूवर के तौर पे शेयर करेंगे अपना डाटा। वो आपके डाटा को सिर्फ देख तो सकेगा, व्यू कर सकेगा, लेकिन वो आपके डाटा में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकेगा, आपके डाटा को एडिट नहीं कर सकेगा। यहाँ आप कोलैबोरेटर इनवाइट कोलैबोरेटर पे क्लिक करेंगे। कोलैबोरेटर का यहाँ पे आप फ़ोन नंबर दर्ज करेंगे या फिर उसकी मेल दर्ज करेंगे जिसके ज़रिए से आप उससे कोलैबोरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये मैं नंबर दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पे आप सेंड के ज़रिए क्लिक करेंगे इसको, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया व्हाट्सएप। मैं उसको व्हाट्सएप के ज़रिए कोलैबोरेट करना चाहता हूँ, लिंक भेजना चाहता हूँ। तो यहाँ से आप वो नेम सर्च करेंगे जिसको आपने कोलैबोरेट करना है। तो यहाँ पे ये मैंने उसे लिंक भेज दिया। वो यहाँ से लिंक के ऊपर क्लिक करके ऐप को इंस्टॉल करेगा और यहाँ पे हमने शो करवा दिया है कि इसका ईमेल ये है। यहाँ पे ये ईमेल शो करवाया गया है, ये उस ईमेल का पासवर्ड शो करवाया गया है जो उसने पुट करके आपके डाटा तक पहुँचना है। और ये नंबर वो पुट करेगा कोलैबोरेट होने के लिए, जिसके ज़रिए से उसे कोलैबोरेट किया गया है जिस नंबर पे। तो जब वो कोलैबोरेट करेगा तो यहाँ पे हमारे पास रिक्वेस्ट पेंडिंग में आएगी, क्योंकि अभी तक मैंने वहाँ से इंस्टॉल करके यहाँ पे एक्टिवेट नहीं किया, तो उसको रिक्वेस्ट को अप्लाई नहीं किया, तो इस वजह से यहाँ पे पेंडिंग में कुछ शो नहीं हो रहा। जब यहाँ पे पेंडिंग में रिक्वेस्ट आएगी तो जो जिसने इनवाइट किया है वो उसको अप्रूव करेगा। जब अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे एक्टिव में वो नंबर आ जाएगा। तो ये नंबर पहले भी कोलैबोरेट हुआ है, मैंने इसको कोलैबोरेट किया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। और अगर आप इसको यहाँ से ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो कोलैबोरेटर आपके डाटा तक फिर एक्सेस नहीं कर पाएगा। और अगर आप उसको दोबारा से अनब्लॉक करना चाहते हैं तो अनब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप उसको डिलीट भी कर देते हैं तो वो कोलैबोरेटर आपके डाटा तक एक्सेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने उसको रिमूव कर दिया है। ब्लॉक करने से भी वो आपके डाटा तक एक्सेस नहीं कर सकेगा। और अब हम आपको बताएंगे कि कैसे उसने एज अ कोलैबोरेटर आना है और आपके डाटा को सिर्फ व्यू करना है ताकि वो आपके डाटा को चेंज ना कर सके, वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ से आप अपने फॉर्म्स को एडिट भी कर सकते हैं। फॉर्म्स का नेम, अपना कंट्री, अपनी स्टेट, अपना एड्रेस, कोई भी चीज़ आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ज़रिए से। ये डॉक्टर्स की डिटेल दी हुई हैं, ये ऐप डेवलपर की डिटेल्स दी हुई हैं। आप ऐप डेवलपर से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसको भी मेल कर सकते हैं, आपको विदिन 24 आवर्स रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पे आप फीडबैक देंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये ऐप अच्छी लगी है या किसी भी किस्म की आप मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपना नेम पुट करेंगे। मैं अपना नेम पुट कर देता हूँ। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे कि आप किस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ऐप डेवलपमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी जो आप अपनी बात हमारे तक पहुँचाना चाहते हैं वो लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली ये पुट कर देता हूँ। आप सेंड फीडबैक के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी मेल ओपन हो जाएगी, तो यहाँ से आप उसको मेल कर देंगे। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह कोलैबोरेटर आपका डाटा सिर्फ व्यू कर सकता है, वो आपके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से हम ये लॉग आउट करते हैं। यहाँ पे हम अपनी मेल पुट करेंगे।
ये हमारी मेल है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लगाएंगे। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पे ये आइकन हमारे पास ओपन हो गया है। तो अब आपका जो कोलैबोरेटर होगा वो एज आ इसको कोलैबोरेटर यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। वो जैसे ही एज आ कोलैबोरेटर सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे इसको कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे वो अपना वो फ़ोन नंबर दर्ज करेगा यहाँ पे, या फिर मेल दर्ज करेगा जिसके ज़रिए से उसको ये नोटिफिकेशन सेंड कर दिया गया था। तो ये नंबर उसका वहाँ पे जो उसको नोटिफिकेशन आता है उसमें ऐड होता है। तो यहाँ पे मैं अपना नंबर लिखूँगा जिसके ज़रिए से ये मुझे नोटिफिकेशन आया था। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू करूँगा। ये मेरे पास डाटा की एक्सेस हो गई है। अब मैं एज अ कोलैबोरेटर यहाँ पे मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे डाटा को सिर्फ व्यू तो कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी डाटा को चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ। मैं ये ब्रीडिंग सेक्शन में आता हूँ। यहाँ से ये टैग नंबर, यहाँ पे इसमें मैं किसी भी किस्म की चेंजिंग करता हूँ। यहाँ पे टैग नंबर 3 लिख के सेव करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारे पास नोटिफिकेशन आ गया है, कोलैबोरेटर कैन नॉट मॉडिफाई डाटा। तो मैं यहाँ से डाटा को मॉडिफाई नहीं कर सकता। मैं सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से डाटा को व्यू कर सकता हूँ, या फिर अगर किसी किस्म का फ़िल्टर मैंने अप्लाई करना है या कोई चीज़ सर्च करनी है तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं डाटा को एडिट नहीं कर सकूँगा यहाँ से किसी भी डाटा को। तो मैं यहाँ से आता हूँ प्रोडक्शन में। यहाँ पे इसकी प्रोडक्शन को मैं चेंज करने की कोशिश करता हूँ, इसको एडिट करता हूँ। ये मैं इसका यहाँ पे 20 लेके इसको सेव करने की कोशिश करूँगा, तो यहाँ पे ये सेव नहीं होगा। ये डाटा एडिट आप कहीं पे भी नहीं कर सकते, क्योंकि अब मैं एज आ कोलैबोरेटर हूँ। मैं यहाँ पे अब ये डाटा जो है सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकता हूँ, इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर सकता हूँ या इसको सर्च कर सकता हूँ। मैं डाटा को एडिट या फिर मॉडिफाई नहीं कर सकता। यहाँ पे किसी भी किस्म की डाटा एडिटिंग मैं नहीं कर सकूँगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ताकि कोई भी कोलैबोरेटर आपके डाटा को इधर उधर ना कर सके और आपका डाटा सेव रहे। और यहाँ से अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो जिस तरह हमारा ये लॉग आउट पे आते हैं, यहाँ पे अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरवर्ड गेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे, आप अपनी मेल पुट करेंगे तो आपको मेल के ज़रिए से पासवर्ड रिसीव हो जाएगा, तो जो भी आपका पासवर्ड था। यहाँ पे अब मैं एज एन ऑनर पुट करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप अपना ऑनर कोड भी भूल चुके हैं, तो आप अपनी ऑनरशिप का कोड भूल चुके हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप अपनी ईमेल पुट करेंगे और जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपको ईमेल के ज़रिए से आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ से अपना ऑनरशिप कोड जो है दोबारा से हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना ऑनरशिप कोड पुट करूँगा। तो यहाँ पे अब मैं अपना देखता हूँ कि अपने डाटा को एडिट भी कर सकूँगा। यहाँ से ये मैं प्रोडक्शन में जाता हूँ, वही टैग नंबर 8 का, जहाँ पे ये मैंने पहले 20 सेलेक्ट किया था। अब मैं करके देखता हूँ, तो अब ये मेरा डाटा जो है, ये मेरा डाटा अब चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पे डाटा चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं पहले एज आ कोलैबोरेटर काम कर रहा था, और यहाँ पे ये मिल्क प्रोडक्शन भी चेंज हो गई है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 20 लीटर्स ऐड हो चुका होगा। ये पहले 10 था तो अब 20 हो गया है। तो अब ये डाटा एडिट हो गया है, क्योंकि अब मैं एज एन ऑनर इसको हैंडल कर रहा हूँ। अब मैं एज आ कोलैबोरेटर नहीं रहा।